जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू CP314। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स एक्चुअली क्या होते हैं। अभी तक इससे पहले जो हमारे पास जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था कि रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र को फ्रॉम स्क्रैच इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। RDT 2.1, 2.2, RDT 3.0 ये आप लोगों ने अच्छी तरह से अभी तक देख ली होगी और समझ ली होगी कि एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है। थोड़ा सा RDT 3.0 के अंदर मैं आपको बता दूं कि 3.0 के अंदर हमने जो इम्प्लीमेंट किया था उसकी असम्पशन की बेसिस ये थी कि आपके पैकेट्स लॉस भी हो सकते हैं। इससे पिछली जितनी भी RDTs थी हमारे पास, RDT 1.0 जो कि परफेक्ट रिलायबल चैनल के ऊपर चल रही थी, RDT 2.0, 2.1 और 2.2, ये सब बेसिकली आपकी एज्यूम किया करती थी कि आपके पास जो चैनल है दैट इज़ प्रोन टू एरर्स, तो उसके अंदर एरर आ सकते हैं। ठीक है, RDT 3.0 के अंदर एक फर्दर अजम्पशन ये की गई थी कि आपने जो पैकेट सेंड किया होता है दैट कैन बी लॉस्ट एज वेल। तो अगर पैकेट लॉस्ट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो सोल्यूशन था वो RDT 3.0 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। एंड आई होप कि आपको जो रेफरेंस वीडियोस वगैरह दी गई थी उसके थ्रू आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक्चुअली वहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जा रही थी। इन सिंपलर वर्ड्स, उसके लिए एक टाइमर लगाया गया था और सेंड करते हुए पैकेट को सेंड करने के बाद एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सेंडर वेट करता था फीडबैक का। अगर तो उसको फीडबैक विद इन दैट टाइम फ्रेम रिसीव हो जाती थी तो वो आगे उस फीडबैक की बेसिस के ऊपर या एक्नॉलेजमेंट की बेसिस के ऊपर फर्दर एक्शन लिया करता था। ठीक है, करप्ट है या नहीं है, आपके पास सीक्वेंस नंबर उसका प्रॉपर है या नहीं है, उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस होते थे। ठीक है जी। और अगर लेट से कि आपका टाइमर आपकी फीडबैक रिसीव होने से पहले एक्सपायर हो जाता था तो ऐसे केस के अंदर आपको रीट्रांसमिशन करना पड़ता था, क्योंकि आपका सेंटर ये ज्यूम करता था कि अगर तो आपके पास रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर फीडबैक रिसीव नहीं हुई तो इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ लॉस। तो लॉस के केस में भी यू हैव टू रीट्रांसमिट दैट डेटा। लेट्स गो बैक टू द ह्यूमन एनालॉजी जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट में बात की थी। ह्यूमन एनालॉजी के अंदर भी मैंने यही कहा था कि अगर आप किसी का नाम लेते हैं या किसी को बुलाते हैं और वो नहीं सुनता तो आप थोड़ी देर वेट करते हैं कि शायद उस तक आवाज़ पहुंच जाए और वो आपको फीडबैक दे दे, आपको रिस्पॉन्स दे दे। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, आप उसका नाम दोबारा से लेंगे, आप उसका नाम दोबारा से पुकारेंगे ताकि उस तक उस आपकी आवाज़ पहुंचे और वो उसकी बेसिस के ऊपर आपको कोई फीडबैक दे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो थी हमारे पास रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स की। अब RDT 3.0 को ही हम लोग ज़रा आगे लेके चलेंगे और इसमें हमारे पास सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारे पास RDTs को हमने इम्प्लीमेंट किया था उसके अंदर हम लोग एक पैकेट को सेंड करते थे और उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट किया करते थे। ठीक है, और वाइल यू वर वेटिंग और वाइल द सेंटर वॉज वेटिंग फॉर दैट फीडबैक, तो वो उसके बाद उससे अगला वाला पैकेट कभी भी सेंड नहीं कर सकता था। ठीक है, अगला वाला पैकेट सेंड करने के लिए ज़रूरी था कि उसे पिछले वाले पैकेट की फीडबैक उसको प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है, तो फीडबैक जब तक नहीं मिलती थी तब तक वो उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट नहीं कर सकता था। अब पाइपलाइन प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिया गया है। पाइपलाइन जो है वो ये है कि बेसिकली बजाय इसके कि आप सिर्फ एक ही पैकेट सेंड करके उसका वेट करते रहें, आप मल्टीपल पैकेट्स जो हैं वो सेंड कर दें और मल्टीपल पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट्स को आप बाद में रिसीव करें। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा ये आपने इससे पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि आप अगर लेट्स से कि एक पैकेट सेंड करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल चैनल है वो आपकी काफ़ी कम थी और उसको 3 फोल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया था अगर मैं उसके अंदर 3 पैकेट्स को इकट्ठे सेंड करता। ठीक है, तो ये तो था जनाब कि हम लोगों ने जब मल्टीपल पैकेट सेंड किए तो हमारे पास उसकी डेफिनेटली जो चैनल यूटिलाइजेशन है वो बढ़ गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें ख्याल रखनी पड़ेगी और वो ये है कि अगर मैं RDT 2.1, 2.2 और RDT 3.0 को देखूं तो वहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस नंबर्स थे वो सिर्फ 2 थे। या तो सीक्वेंस नंबर 0 वाला पैकेट हम ट्रांसमिट किया करते थे या फिर सीक्वेंस नंबर 1 वाला पैकेट ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, एट अ टाइम हमारे पास एक ही पैकेट ट्रांसफ़र होता था और उस पैकेट के सीक्वेंस नंबर के मुताबिक हम लोग उसकी डुप्लीकेट्स को भी डिटेक्ट किया करते थे।
ठीक है जी। अब जब हम लोग पाइपलाइनिंग की बात करते हैं तो पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि हम लोग बजाय इसके कि सिर्फ एक ही पैकेट एट अ टाइम ट्रांसमिट करें, एक ही पैकेट की फीडबैक आए, हम लोग क्या करेंगे कि पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम लोग मल्टीपल पैकेट्स को ट्रांसमिट करेंगे, और जितने ज़्यादा पैकेट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमें सीक्वेंस नंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है। और जितने ज़्यादा पैकेट्स आप सेंडर से जब रिसीवर की तरफ आप जब ट्रांसमिट करेंगे तो आपको बफरिंग की स्पेस भी उतनी ही चाहिए होगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो पैकेट्स ट्रांसमिट किए हैं वो हो सकता है कि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हो रहे हो रिसीवर साइड के ऊपर, कि पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2 और पैकेट नंबर 3 आपने ट्रांसमिट किया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पैकेट नंबर 3 पहले रिसीव हो गया, पैकेट नंबर 2 फिर रिसीव हुआ, फिर पैकेट नंबर 1 रिसीव हुआ। तो ऐसे मौके के ऊपर होगा क्या कि आपके पास पैकेट 3 पहले आ रहा है, पैकेट 2 फिर आ रहा है, फिर पैकेट 1 आ रहा है। तो ऐसे केस में रिसीवर ने क्या एक्शन लेना है? क्या रिसीवर इन ऑर्डर डिलीवरी करेगा या आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी भी कर सकता है? ये चीज़ें भी हम लोग अभी आगे आगे जाके फर्दर देखेंगे। ठीक है। अगर तो आपने इन ऑर्डर डिलीवरी करनी है एप्लीकेशन लेयर को, यानी कि रिसीवर साइड के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर इस तरह से कॉन्फ़िगर की गई है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज गोइंग टू डिलीवर पैकेट नंबर 1 फर्स्ट टू द एप्लीकेशन लेयर, देन पैकेट नंबर 2, देन पैकेट नंबर 3। तो ऐसे केस में जब आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर हैज़ टू सेव ऑल दोज पैकेट्स, और उन पैकेट्स को सेव करने के बाद उनकी सॉर्टिंग की जाती है और सॉर्ट करके उसको एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी आपको डायग्राम भी बीच में दी गई है। तो उस डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको दिया गया कि जिस तरह से हमारे पास आरडीटीज के अंदर सिंगल पैकेट हम लोग ट्रांसमिट कर रहे थे, तो सिंगल पैकेट आपके पास ट्रांसमिट हो रहा था, आपकी दूसरी रिसीविंग एंटिटी तक पहुंच रहा था, और उसकी ग्रीन के अंदर ग्रीन कलर में जो आपका एरो वापस आ रहा है दूसरे होस्ट की तरफ, वो उसकी एक्नॉलेजमेंट थी। जबकि राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो देयर आर मल्टीपल पैकेट्स दैट आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर होस्ट। ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट्स भी उसी तरह से मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ पाइपलाइनिंग मैकेनिज्म। ठीक है। अब पाइपलाइनिंग की अगर बात की जाए तो पाइपलाइनिंग मैकेनिज्म या पाइपलाइनिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी हम दो वेरिएशंस को कवर अप करेंगे यहाँ पे। एक को हम लोग कहते हैं कि गो बैक एन प्रोटोकॉल, और दूसरे को कहते हैं सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। इन दोनों के बारे में हम लोग अभी आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास गो बैक एन कैसे काम करता है और सिलेक्टिव रिपीट कैसे काम करता है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर अब आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जा रही है कि पाइपलाइनिंग को अगर हम लोग एक्सप्लॉइट करें तो उसकी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो यूटिलाइजेशन है चैनल की वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। बड़ी एक सादा सी और आसान सी ये डायग्राम है। इसको अगर देखें तो सेंडर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पहला बिट पहले पैकेट का ट्रांसमिट करना शुरू करता है। ठीक है। और क्योंकि ट्रांसमिशन डिले आपको पता है L/R है, तो जित पैकेट का जो भी साइज होगा दैट इज लोड। ठीक है। तो जो कैपेसिटी होगी आपके चैनल की दैट इज R। तो बाय द टाइम L/R टाइम के बाद पहला पैकेट सक्सेसफुली सेंडर से निकलकर ट्रांसमिशन हो चुकी होगी उसकी। ठीक है। और इसी तरह से अगर अगला पैकेट भी सेम साइज का है तो सेकंड जो पैकेट है वो भी L/R तक ट्रांसमिट हो चुका होगा। तो अगर मैंने दो पैकेट सेंड करने हैं तो दोनों पैकेट्स का जो मेरा ट्रांसमिशन टाइम है दैट इज़ 2 L/R। और यहाँ पे मेरे पास इस एग्जांपल के अंदर तीन पैकेट्स दिखाए गए हैं कि तीन पैकेट साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम द सेंटर साइड। तो सेंटर साइड से तीन पैकेट्स अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं ऑफ द सेम लोड, पैकेट का सेम साइज है, आपके चैनल की सेम कैपेसिटी है, तो आपका जो ट्रांसमिशन डिले तीनों का बनता है दैट इज़ 3 L/R। ठीक है। एक चीज़ तो ये हमें क्लियर हो गई। अब रिसीवर साइड के ऊपर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? रिसीवर साइड के ऊपर आपके सेंडर साइड से जो डेटा निकला था वो प्रोपेगेट होता हुआ आपके रिसीवर साइड के ऊपर पहुंच रहा है, और रिसीवर साइड के ऊपर वहाँ पे पैकेट एक पहली पैकेट की बिट पहुंचती है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट पैकेट की बिट पहुंचती है, और जैसे ही उसके पास लास्ट पैकेट पहले पैकेट की जो लास्ट बिट है वो जैसे ही पहुंचती है तो इसका मतलब है कि उसने कंप्लीट पैकेट रिसीव कर लिया है। एट दैट टाइम उसको वो फर्दर प्रोसेस करता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है रिसीवर। तो ये जो वहाँ से अगर आप देखें
तो जो आपके पास रिसीवर साइड से आपके पास एक्नॉलेजमेंट जा रही है, वो आपके पास एक और लाइन आपको नज़र आ रही है फ्रॉम रिसीवर टुवर्ड्स द सेंटर। इसी तरह से जिस तरह से आपके पास सेकंड पैकेट पूरा रिसीव हो जाता है, लास्ट बिट सेकंड पैकेट की आपके पास रिसीव हो जाती है, तो सेकंड एक्नॉलेजमेंट चली जाती है। और इसी तरह से थर्ड आपके पास जो पैकेट है उसकी जब लास्ट बिट रिसीव हो जाती है तो उसकी थर्ड एक्नॉलेजमेंट चली जाती है। अब ये देखें कि हम लोगों ने ये कहा कि आपके पास जो सेंडर है दैट इज़ केपेबल ऑफ सेंडिंग 3 पैकेट्स इन द पाइपलाइन एट दिस स्पेसिफिक एग्जांपल। तो 3 पैकेट सेंड करने के बाद वो चौथा पैकेट तब तक सेंड नहीं कर सकता जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। ठीक है, तो 3 पैकेट सेंड करने के बाद उसको वेट करना पड़ेगा कि एक्नॉलेजमेंट आए। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो सेंडर साइड के ऊपर जो वाइट स्पेस नज़र आ रही है आपको, दैट इज़ बेसिकली द वेटिंग पीरियड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ द 3 पैकेट्स। तो आपके पास जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आपके पास पहले पैकेट की पहुंची रिसीवर के पास, ठीक है, रिसीवर के पास एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने जनरेट की, सेंडर के पास पहुंची, तो सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने वहाँ से अगला पैकेट ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो एट एनी स्पेसिफिक टाइम, एट एनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, यू विल हैव 3 पैकेट्स इन द ट्रांसमिशन फॉर दिस एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है। राउंड ट्रिप टाइम ये होता है कि आपके पास एक पैकेट एक एंटिटी से निकला और उसका रिप्लाई वापस उस एंटिटी तक पहुंच गया। ठीक है, तो दैट इज़ द राउंड ट्रिप टाइम, कि आपने एक डेटा सेंड किया और वो डेटा सेंड होने के बाद उसका जो रिप्लाई था, जो कि हमारे केस में एक्नॉलेजमेंट है, वो एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं मिलती दैट इज़ द राउंड ट्रिप टाइम। और आरटीटी को हम लोग बड़ी डिटेल के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास अगर मैं ये देखूं, जहाँ पे डॉटेड लाइन आपको मिडिल में नज़र आ रही है, तो वहाँ तक का जो टोटल टाइम है, दैट टोटल टाइम इज़ राउंड ट्रिप टाइम प्लस एल ओवर आर। क्या ख्याल है? एल ओवर आर आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है पहले पैकेट का वो, और प्लस राउंड ट्रिप टाइम पहले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने तक, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यूटिलाइजेशन जो है आपके पास सेंडर वाली साइड के ऊपर वो क्या है, उसने 3 पैकेट सेंड किए, कितने टोटल टाइम में, द टोटल टाइम वॉज द राउंड ट्रिप टाइम प्लस एल ओवर आर। ठीक है, अगर आपके पास एक पैकेट का 8 मिली सेकेंड का आपके पास, लेट से कि 8 मिली सेकेंड का आपके पास इसका ट्रांसमिशन डिले था, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और अगर लेट से कि राउंड ट्रिप टाइम वॉज 30 मिली सेकेंड्स, तो आप 30 मिली सेकेंड्स को आप यहाँ पे कर दें। अब लेट से कि मैं यहाँ पे एक आपको इसकी फर्दर कैलकुलेशन के लिए मैं छोटा सा यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना के मैं आपको इसको फर्दर समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो अब हम लोग बात करते हैं पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स की, हमारी डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं उनकी। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम लोग पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स कहते हैं। वन इज़ गो बैक एंड द सेकंड वन इज़ सिलेक्टिव रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ों की और इसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे इनकी टाइमिंग डायग्राम्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी होंगी इसमें, कुछ एडवांस चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सीक्वेंस नंबर्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि अब बजाय इसके कि हम लोग एक एक पैकेट करके सेंड करें, अब हम लोग मल्टीपल पैकेट्स पाइपलाइन के थ्रू हम लोग जो ट्रांसमिशन चैनल है उस पर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मल्टीपल पैकेट्स जब आप ट्रांसमिट करेंगे एक ही टाइम में, तो सारे पैकेट्स का रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और उनकी डुप्लीकेशन की डिटेक्शन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस पैकेट का क्या सीक्वेंस नंबर है। ठीक है जी, तो गो बैक एन ये कहता है कि भाई अगर लेट से कि 10 पैकेट वो सेंड कर सकता है, ठीक है, पाइपलाइन के अंदर, तो वो 10 के 10 पैकेट सेंड कर देगा। ठीक है, अब 10 पैकेट अगर वो सेंड कर देता है
तो रिसीवर का काम सिर्फ ये है कि रिसीवर उसकी क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करे। नाउ व्हाट इज अ कम्युनिकेशन क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट? क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, बजाय इसके कि हर पैकेट के बारे में अलग अलग बताए कि मैंने वो रिसीव कर लिया है। यानी लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी पर्पस 3 पैकेट सेंड किए, पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3। तो रिसीवर के पास पूरा इख्तियार है कि रिसीवर बजाय इसके कि एक्नॉलेजमेंट 1, एक्नॉलेजमेंट 2 और एक्नॉलेजमेंट 3 अलग अलग सेंड करे, रिसीवर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट 3 सेंड कर दे। अब जब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 सेंड करेगा और सेंडर तक ये एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाएगी, तो सेंडर ये ज्यूम करेगा कि एक्नॉलेजमेंट 3 का मतलब ये है कि तीसरे पैकेट तक जितने भी पैकेट थे वो सारे के सारे रिसीवर ने सक्सेसफुली रिसीव कर लिए हैं। ठीक है। अब इसमें अगर पैकेट्स के दरमियान कोई गैप आ जाता है, कोई पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसे मौके के ऊपर एक्नॉलेजमेंट नहीं जाती। इसको मैं अभी आपको फर्दर बताता हूँ। लेट्स से कि पैकेट 1 उसने सेंड किया, सेंडर ने पैकेट 2 सेंड किया और पैकेट 3 सेंड किया। ठीक है। तो ऐसे मौके के ऊपर पैकेट 1 आपने सेंड कर दिया, पैकेट 2 सेंड किया, तो वो लेट्स से कि आपका लॉस्ट हो गया और पैकेट नंबर 3 उसके पास पहुंच गया आउट ऑफ ऑर्डर। तो अगर ऐसे मौके के ऊपर आपके पास पैकेट नंबर 3 पहुंच गया है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वो पैकेट नंबर 3 की एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो रिसीवर पैकेट नंबर 3 की एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 सेंड कर दे, तो सेंडर विल नो और सेंडर विल एज्यूम कि पैकेट 1, पैकेट 2 एंड पैकेट 3 ऑल ऑफ दीज हैव बीन ट्रांसमिटेड एंड डिलीवर्ड सक्सेसफुली। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा भी हुआ है कि रिसीवर ओनली सेंड्स क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट एंड डज नॉट एक्ट पैकेट इफ देयर इज अ गैप। इस चीज़ को भी हम लोग फर्दर एलैबोरेट करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। दूसरी तरफ RDT 3.0 के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने टाइमर को इम्प्लीमेंट किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी टाइमर को इम्प्लीमेंट किया गया गो बैक एन के अंदर। और जो गो बैक एन के अंदर जो टाइमर है, वो टाइमर आपके ओल्डेस्ट पैकेट्स का होगा। लेट्स से कि उसने 3 पैकेट सेंड किए, पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3, और तीनों की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही अभी तक। 3 पैकेट सेंड किए हैं, तो जो टाइमर इसने चलाना है वो टाइमर सबसे पुराने पैकेट का, यानी कि पैकेट नंबर 1 का टाइमर वो चलाएगा। और टाइमर 1 का पैकेट जब एक्सपायर हो जाएगा, उसके एक्सपायर होने के बाद आपके जितने भी अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स होंगे उन सबको वो रीट्रांसमिट करेगा। इस चीज़ को जब टाइमिंग डायग्राम के अंदर अभी हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। मैं आपको दोबारा से गो बैक एन की एक समरी बता देता हूँ। ठीक है। गो बैक एन के अंदर क्या होता है कि आपने लेट्स से कि एक डिसाइड कर लेते हैं कि आप इतने पैकेट्स आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एट अ टाइम। आप वो सारे पैकेट्स ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है। जब पैकेट आप ट्रांसमिट कर देते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट्स रिसीवर रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करना शुरू कर देता है। लेट्स से कि 10 पैकेट थे, 10 पैकेट्स में से पहले 3 पैकेट जब उसने ट्रांसमिट कर दिए, तो वो एक्नॉलेजमेंट क्या सेंड करेगा? रिसीवर सेंड करेगा कि एक्नॉलेजमेंट नंबर 3। और सेंडर एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 रिसीव करने के बाद सेंडर ये समझेगा कि अप टिल पैकेट नंबर 3 हैव बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली। ठीक है। ये होती है एक्नॉलेजमेंट, जिसको क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। अगर कोई बीच में गैप आ जाता है तो उस गैप की वजह से आपका जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जो भी आएगा उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगी गो बैक एन के अंदर। दूसरी तरफ सेंडर ने टाइमर लगाया होगा, और वो जो टाइमर है दैट विल बी ऑफ द ओल्डेस्ट पैकेट जो कि अनएक्नॉलेज्ड हो, जिसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हुई हो। देखते हैं अभी इसको आगे। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या होता है? सिलेक्टिव रिपीट के अंदर भी इसी तरह से आप n पैकेट्स या जितने पैकेट्स आपने डिसाइड किए होते हैं कि आप 5 पैकेट्स ट्रांसमिट इकट्ठे कर सकते हैं, आप 10 पैकेट्स ट्रांसमिट इकट्ठे कर सकते हैं, आप 20 पैकेट्स इकट्ठे ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप वो सारे के सारे पैकेट्स आप ट्रांसमिट कर देते हैं। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर आपके पास होता ये है कि जो रिसीवर है वो पैकेट्स रिसीव करता है और उनकी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट्स भेजता है।
लेट्स से कि पैकेट 1, 2 और 3 आपने ट्रांसमिट किए, पैकेट 1 रिसीव किया, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड की, इसी तरह से पैकेट 2 रिसीव किया, उसकी अलग एक्नॉलेजमेंट सेंड की, पैकेट नंबर 3 की अलग एक्नॉलेजमेंट सेंड की। अब इस केस के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव रिपीट के अंदर। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर हर पैकेट का एक इंडिपेंडेंट टाइमर चल रहा होता है। पैकेट 1 का एक अलग टाइमर सेंडर चला रहा होगा, पैकेट 2 का एक अलग सेंटर अगर अलग टाइमर चला रहा होगा, पैकेट 3 का एक अलग आपका टाइमर चला रहा होगा, ठीक है। और सिलेक्टिव रिपीट के अंदर अगर आउट ऑफ ऑर्डर कोई अगर आपका पैकेट रिसीव होता है, जिस तरह लेट्स से कि पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 सेंडर ने सेंड किए थे और पैकेट 2 वाज लॉस्ट, पैकेट 1 मिल गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट चली गई, पैकेट 2 वाज लॉस्ट, वो आज तक पहुंचा ही नहीं आपके रिसीवर तक, और पैकेट 3 भी पहुंच गया। नाउ पैकेट 3 इज एन आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट, क्योंकि आपका जो रिसीवर था दैट वाज एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर 2, बट इंस्टेड इट रिसीव्ड पैकेट नंबर 3, तो उसने पैकेट नंबर 3 की भी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देनी है। दिस इज अनलाइक द गो बैक एन। गो बैक एन के अंदर अगर आउट ऑफ ऑर्डर अगर आपके पास कोई पैकेट आता है तो रिसीवर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, जबकि सिलेक्टिव रिपीट क्या करता है, सिलेक्टिव रिपीट आपकी जो भी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आता है उसको अपने पास बफर के अंदर सेव कर लेता है और उसकी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है। तो पैकेट 1 के विद इन दैट स्पेसिफिक टाइमर उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, पैकेट नंबर 3 की भी विद इन दैट टाइमर एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास रिसीव हो गई, पैकेट नंबर 2 का जो इंडिविजुअल टाइमर चल रहा था दैट गॉट एक्सपायर्ड। अब एक्सपायर होने के बाद आपका जो सिलेक्टिव रिपीट का जो प्रोटोकॉल है व्हाट इट विल डू इज कि वो सिर्फ और सिर्फ पैकेट नंबर 2 को रीट्रांसमिट करेगा। बात समझें आप मेरी, बजाय इसके कि वो सारों को अनएक्नॉलेज के बाद गो बैक एन क्या करता है, अगर गो बैक एन ये करता तो गो बैक एन ये देखता कि मुझे लास्ट एक्नॉलेजमेंट मिली है एक पैकेट नंबर 1 की, और उसके बाद पैकेट नंबर 2 वाज द ओल्डेस्ट पैकेट और उसका पैकेट जो है वो उसका टाइमर एक्सपायर हो गया। तो गो बैक एन ये ने ये करना था कि उसके बाद जितने भी पैकेट्स थे जो कि अनएक्नॉलेज थे उसने उन सबको रीट्रांसमिट करना है, जबकि सिलेक्टिव रिपीट क्या कर रहा है, सिर्फ उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर रहा है जिस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिली। इसको आप लोग टाइमिंग डायग्राम्स के अंदर जब फर्दर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेक्टिव रिपीट के अंदर सेंडर मेंटेन्स द टाइमर फॉर ईच unacknowledged packet. When the timer expires, retransmission is only processed for the packet that was unacknowledged. ठीक है जी, आगे चलते हैं फर्दर जी। तो आगे टाइमिंग डायग्राम्स को चलाने से पहले हमें थोड़ा सा विंडो साइज़ और विंडो के कॉन्सेप्ट के बारे में फैमिलियरिटी की ज़रूरत है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विंडो साइज़ एक्चुअली क्या होता है, पैकेट्स के बारे में हमारे पास किस किस किस्म के पैकेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो मेरे पास पैकेट्स के डिफरेंट कलर्स के साथ डिफरेंट डिनोशंस इसकी प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। कुछ पैकेट्स इसके अंदर ग्रीन कलर के हैं और वो पैकेट्स हैं जो कि ऑलरेडी आपने ट्रांसमिट कर दिए थे सेंडर ने और वो एक्नॉलेज भी हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक स्क्वायर के अंदर आपके पास एक रेक्टेंगल के अंदर आपके पास कुछ पैकेट्स हैं। अब ये वो रेक्टेंगल जो है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ बेसिकली विंडो, और विंडो का साइज़ डिसाइड किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर। जो सेंडर और रिसीवर हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके ये डिसाइड करते हैं कि विंडो का क्या साइज़ होगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म कि फ़्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या है, जिसको भी हम लोग आगे फर्दर देखेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अब इस विंडो के अंदर लेट्स से कि n पैकेट्स हैं और उनमें से कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जो कि आपने ट्रांसमिट कर दिए हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। ऐसे पैकेट्स को येलो कलर के अंदर यहाँ पे बताया गया है, और कुछ पैकेट्स हैं ब्लू कलर के जो कि ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने ट्रांसमिट नहीं किए सेंटर साइड के ऊपर, ठीक है। और विंडो से आगे के जो पैकेट्स हैं जो कि आपको हॉलो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, दोज आर द पैकेट्स
that you have to send, you have to transmit, but they are not usable or you are not allowed to transmit those. ठीक है, you are only allowed to transmit those packets that are within the window. अब विंडो के अंदर दो चीज़ें हैं, एक सेंड बेस है. सेंड बेस हमारे पास वो ओल्डेस्ट पैकेट होगा जिसका टाइमर चल रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने गो बैक एन के अंदर क्या कहा था कि आपका जो टाइमर चल रहा है दैट इज ऑफ द ओल्डेस्ट पैकेट दैट वाज अनएक्नॉलेज्ड. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विंडो के अंदर जो लेफ्ट साइड पे पहला येलो पैकेट है दैट हैज़ बीन सेंट बट इट इज़ नॉट येट एक्नॉलेज्ड. तो सेंट की जो बेस है विंडो की वो वहाँ से शुरू होती है. ठीक है, और इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे पास 8 पैकेट्स ऐसे हैं जो कि सेंड हो चुके हैं लेकिन उनकी एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं आई. तो इसका मतलब ये है कि सेंड बेस के ऊपर जो ओल्डेस्ट पैकेट है उसका टाइमर चल रहा होगा. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आती जाएगी तो ये विंडो मूव करती जाएगी. लेट्स से कि मेरे पास ओल्डेस्ट पैकेट जो था उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पहला येलो वाला है दैट विल टर्न इनटू ग्रीन. और जैसे ही ये ग्रीन होगा तो इट विल मीन कि मेरे पास ये ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड पैकेट है और सेंड बेस मूव कर जाएगी, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैकेट. अब जो नेक्स्ट पैकेट है अब उसका जो टाइमर है दैट विल बी मेंटेन्ड बाय द सेंडर. सेंडर हमेशा ओल्डेस्ट पैकेट के टाइमर को मेंटेन करता है. ठीक है, जो कि इन फ्लाइट हो, इन पाइपलाइन हो, और हमेशा उसी की टाइम आउट की बेसिस के ऊपर रीट्रांसमिशंस होती हैं. अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे पहले 3 जो येलो पैकेट्स हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई. उन तीनों की जैसी एक्नॉलेजमेंट मिली तो आपका विंडो जो है वो मूव कर गया. ठीक है, अब लेट्स से कि जैसे ही मूव कर गया तो जो चौथा पैकेट था उसका टाइमर एक्सपायर हो गया. अब जब टाइमर एक्सपायर होगा तो ऐसे केस में उस ओल्डेस्ट पैकेट से आगे के जितने भी पैकेट्स होंगे उनकी रीट्रांसमिशन होगी. ठीक है, तो इसमें कोई इतना इतना हार्डकोर साइंस नहीं है. इसमें अगर आप लोग गौर करें तो एक्नॉलेजमेंट के साथ पैरेंथेसिस के अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर एन लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस इज द क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, दैट इज ऑफ ऑल द पैकेट्स अप टू एन. अगर चौथा पैकेट था उसकी एक्नॉलेजमेंट 4 आई तो इट इज़ कि रिसीवर एक्नॉलेज कर रहा है कि अप टू पैकेट नंबर 4 इट हैज़ रिसीव्ड सक्सेसफुली. तो आपकी सेंडिंग बेस जो है वो 4 पैकेट्स मूव कर जाएगी टूवर्ड्स द राइट साइड, और जो अनयूजेबल पैकेट्स हैं वो आपकी विंडो के अंदर आ जाएंगे. जस्ट कंसिडर और अज्यूम कि दिस विंडो इज़ गोइंग टू बी अ स्लाइडिंग विंडो. जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट्स पुराने पैकेट्स की आती जाएंगी आपकी जो विंडो है ये आपकी मूव करती जाएगी टूवर्ड्स द राइट साइड, ये स्लाइड करती जाएगी. ठीक है, अब रिसीव आप देखें, रिसीवर जो है वो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकता है. तो आपका सेंडर क्या करेगा, डुप्लीकेट को डिटेक्ट करेगा और उसको डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो गो बैक एंड की इंटरेक्शन हम लोग टाइमिंग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली आपका जो ऑपरेशन है सेंडर और रिसीवर के दरमियान वो होता कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अगर सेंडर विंडो की बात की जाए तो सेंडर विंडो के अंदर आपको न्यूमेरिक्स के अंदर यहाँ पे पैकेट्स दिखाए गए हैं कि आपका पैकेट नंबर 0 है, पैकेट 1 है, पैकेट 2, पैकेट 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो यू हैव इन टोटल 9 पैकेट्स दैट हैव टू बी ट्रांसमिटेड. और इन पैकेट्स के अंदर अब आप लोग अगर गौर करो तो जो यूजेबल पैकेट्स हैं दोज आर इन हाईलाइटेड इन ब्लू कलर. तो ये जो ब्लू कलर के अंदर 0, 1 और 2, 0, 1, 2, 3, ये 4 पैकेट्स ऐसे हैं दैट आर यूजेबल, जिनको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं इनिशियली. ठीक है, तो 4 पैकेट्स अगर आप पाइपलाइन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं तो सेंडर पहले पैकेट 0 सेंड करेगा, फिर सेंडर पैकेट 1 सेंड करेगा, फिर पैकेट 2 सेंड करेगा और फिर पैकेट 3 सेंड करेगा. और जब तक कि ये विंडो मूव नहीं होगी और जब तक कि ये विंडो स्लाइड करके 4 को अपने अंदर नहीं ले लेगी, मूव करने का मतलब ये है कि मूव करके जब तक कि आप स्लाइड नहीं करेंगे तो 4th पैकेट विल नॉट बी यूजेबल और आप उसको सेंड नहीं कर सकेंगे. तो जितने भी यूजेबल पैकेट्स थे उस विंडो के अंदर
आपने उनको सेंड कर दिया एंड देन यू विल हैव टू वेट। आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है कि सेंडर ने पैकेट 0 सेंड किया, फिर सेंडर ने पैकेट 1 सेंड किया, पैकेट 2 सेंड किया, पैकेट 3 सेंड किया, एंड देन देयर इज़ अ वेटिंग टाइम पीरियड। ठीक है। अब दूसरी साइड के ऊपर आप रिसीवर की बात करें तो रिसीवर क्या कर रहा है? रिसीवर ने पहला पैकेट रिसीव किया और एक्नॉलेजमेंट 0 सेंड कर दी। तो इसका मतलब ये है कि अप टिल आपके पैकेट नंबर 0 तक उसने सक्सेसफुली आपके पैकेट्स रिसीव कर लिए हैं। ये जो भी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है दैट इज़ अ क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। जब भी ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, पैकेट नंबर 2 भी उसने रिसीव कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है। पैकेट नंबर 2 जब रिसीव किया, सॉरी पैकेट नंबर 1 रिसीव किया, तो उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 सेंड कर दी। ठीक है। अब इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होगा, जब ये सेंडर को पहुंचेगी, कि सेंडर को ये पता चल जाएगा कि रिसीवर हैज़ रिसीव्ड ऑल पैकेट्स अप टू पैकेट नंबर 1 विच इंक्लूड्स पैकेट नंबर 0 एंड पैकेट नंबर 1। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड इज कि आपके पास क्योंकि जो चैनल है, जो अंडरलाइंग चैनल है, दैट इज़ अनरिलायबल। तो इस अनरिलायबल चैनल की वजह से जहाँ पे लॉसेस आपके इंड्यूस होते हैं, पैकेट नंबर 2 वॉज लॉस्ट। पैकेट नंबर 2 के लॉस होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ठीक है। अब जो भी वजह थी, पैकेट नंबर 2 आपके रिसीवर तक नहीं पहुंचा, पैकेट नंबर 3 पहुंच गया, और रिसीवर जो है वो पैकेट नंबर 2 को एक्सपेक्ट कर रहा था। अब रिसीवर पैकेट नंबर 2 को एक्सपेक्ट कर रहा था और उसने जो रिसीव किया दैट वाज पैकेट नंबर 3 विच इज़ एन आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट। ठीक है। अगर तो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट नंबर 3 उसने रिसीव किया है, तो वो उसको प्रोसेस करके ऊपर वाली लेयर को डिलीवर नहीं करेगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। वो डिस्कार्ड क्यों करेगा? क्योंकि उससे चाहिए पैकेट नंबर 2 और उसके पास आगे गलत पैकेट विच इज़ पैकेट नंबर 3। तो जब उसने डिस्कार्ड किया तो उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड की, उसने दोबारा से वो एक्नॉलेजमेंट सेंड की कि भाई आई हैव एक्नॉलेज्ड और आई हैव रिसीव्ड ऑल पैकेट्स अप टिल पैकेट नंबर 1। अब इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि द रिसीवर हैज रिसीव्ड ऑल द पैकेट्स अप टिल पैकेट नंबर 1 एंड द नेक्स्ट पैकेट दैट इज द रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग इज पैकेट नंबर 2। ठीक है। सो काइंडली सेंड द पैकेट नंबर 2 अगेन। ये मतलब है इस एक्नॉलेजमेंट का। अब यहाँ पे अब आप अगर गौर से देखें तो सेंडर और रिसीवर की थोड़ी बहुत मैंने बता दी है। अब बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट्स जब रिसीव करता है सेंडर। सेंडर ने रिसीव की एक्नॉलेजमेंट 0। अपनी इस डायग्राम के अंदर देखें, जैसे ही उसने ओल्डेस्ट पैकेट की, क्योंकि हमारा जो गो बैक एन है उसकी सेंडर साइड के ऊपर जो टाइमर चल रहा है दैट टाइमर इज ऑफ द ओल्डेस्ट पैकेट। ओल्डेस्ट पैकेट हमारे पास स्टार्ट से कौन सा है? पहले इनिशियली पैकेट नंबर 0। तो जैसे ही पैकेट नंबर 0 की उसको एक्नॉलेजमेंट मिली, तो मिलते ही विंडो आपकी स्लाइड कर गई। एक की एक्नॉलेजमेंट मिली है कि अप टिल पैकेट नंबर 0 उसने रिसीव कर लिया हुआ है, तो उसने एक पैकेट मूव कर दिया, या विंडो एक यूनिट आगे चली गई। ठीक है। जब एक यूनिट आगे चली गई तो ओल्डेस्ट पैकेट आपके पास पैकेट नंबर 1 है इस टाइम पे। ठीक है। ज़रा गौर से देखें, और जो नया पैकेट, जो यूजेबल पैकेट आ गया है दैट इज़ पैकेट नंबर 4। कोई इशू तो नहीं है इसमें? मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट 0 जो उसने सेंड की थी रिसीवर ने, सेंडर ने उसको रिसीव किया, और सेंडर ने रिसीव करने के बाद ये देखा कि ये एक्नॉलेजमेंट 0 है। सो इसका मतलब ये है कि रिसीवर हैज़ रिसीव्ड ऑल द पैकेट्स अप टिल पैकेट नंबर 0। ठीक है। पैकेट नंबर 0 को उसने कहा दिस इज़ एक्नॉलेज्ड। पिछली स्लाइड पे जाएं, और अगर मैं कलर के हिसाब से बात करूं तो इसका कलर हो जाएगा हमारा ग्रीन, कि विच हैज़ ऑलरेडी बीन एक्नॉलेज्ड, एंड द विंडो विल बी स्लाइडिंग टूवर्ड्स राइट साइड। विंडो फर्दर इसको स्लाइड कर जाएगी। एक पैकेट इसने एक्नॉलेज किया तो एक यूनिट आपकी विंडो आगे स्लाइड कर गई, और अगला यूनिट या अगला यूजेबल पैकेट जो अब आपके पास आया दैट इज़ पैकेट नंबर 4। तो पैकेट नंबर 4 वो सेंड कर सकता है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 4 पैकेट सेंड करने के बाद वेट कर रहा था। पैकेट 0 1 2 3 से वेट सेंड करने के बाद वो वेटिंग में था। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 0 आई, 4 यूजेबल हो गया और उसने पैकेट नंबर 4 को ट्रांसमिट कर दिया। जैसे ही पैकेट नंबर 4 को उसने ट्रांसमिट किया,
तो ट्रांसमिट करने के बाद क्या हुआ, ट्रांसमिट करने के बाद वो दोबारा से वेट कर रहा है और मीन टाइम उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 मिल गई। एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 का मतलब ये है कि द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड ऑल द पैकेट्स अप टिल पैकेट नंबर 1। ठीक है, पैकेट नंबर 1 वाज द ओल्डेस्ट पैकेट राइट नाउ। तो पैकेट नंबर 1 भी उसने रिसीव कर लिया, आपकी स्लाइडिंग विंडो फर्दर मूव कर गई और मूव करने के बाद क्या हुआ कि अब आपके पास 5 जो पैकेट नंबर था वो भी आपका यूजेबल हो गया। सो द नेक्स्ट डेटा जो आप पैकेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यू कैन ऐड द सीक्वेंस नंबर 5 फॉर दैट एंड ट्रांसमिट इट। तो यहाँ पे उसने वही काम किया, पैकेट नंबर 5 को उसने ट्रांसमिट कर दिया और सेंड कर दिया। ठीक है, मीनवाइल अब आपके पास जो पैकेट नंबर 2 है दैट इज़ द ओल्डेस्ट पैकेट, और वो अगर देखा जाए तो दैट इज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट। तो जब तक कि जनाब पैकेट नंबर 2 एक्नॉलेज नहीं होगा तब तक आपकी ये विंडो आगे फर्दर स्लाइड नहीं करेगी। बात समझ रहे होंगे आप मेरी, क्योंकि स्लाइड तो तब होगी जब ओल्डेस्ट पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और ओल्डेस्ट पैकेट एक्नॉलेज होने के बाद ग्रीन कलर का हो जाएगा और उसके आगे आप जाके फर्दर इसको अगले पैकेट को रीयूजेबल बना देंगे बाय यूजिंग द स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन। अब हो क्या रहा है कि अब पैकेट नंबर 3 ने क्या किया कि पैकेट नंबर 3 ने डिस्कार्ड करने के बाद एक्नॉलेज किया था, और एक्नॉलेज करते हुए उसने कहा था कि भाई आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड पैकेट नंबर 0 एंड पैकेट नंबर 1। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर 2 बट यू हैव सेंट मी पैकेट नंबर 3 इंस्टेड विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कार्डेड। तो ऐसे मौके पे हुआ क्या कि जब डुप्लीकेट आई तो गो बैक एन ने डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को डिटेक्ट किया कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी पैकेट आ गई हुई है एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, तो उसने उसको इग्नोर करके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते थे कि डुप्लीकेट की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले लेते, लेकिन जो बेसिक गो बैक एन है उसके अंदर हम लोग डुप्लीकेट की बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहे। हम लोग एक्नॉलेजमेंट जो डुप्लीकेट आ रही है हम उसको सिंपली इग्नोर कर रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं अपने टाइमर के ऊपर। अब टाइमर चल रहा है पैकेट नंबर 2 का, क्योंकि पैकेट नंबर 2 इज़ द ओल्डेस्ट पैकेट इन द विंडो। तो जैसे ही पैकेट नंबर 2 का आपका टाइमर एक्सपायर हुआ, तो एक्सपायर होने के बाद गो बैक एन ये कहता है कि जिसका जो ओल्डेस्ट पैकेट का टाइमर एक्सपायर हुआ है उससे लेके आगे जितने भी यूजेबल पैकेट्स जो मैंने ट्रांसमिट किए हुए थे उन सब पैकेट्स को रीट्रांसमिट कर दो। तो उससे आगे क्या हो रहा है, उससे आगे आपने पैकेट नंबर 2 को भी रीट्रांसमिट कर रहे हैं, पैकेट नंबर 3 को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, पैकेट 4 को भी दोबारा ट्रांसमिट कर रहे हैं, पैकेट 5 को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली देयर इज़ नो लॉस राइट नाउ इन दिस सिनेरियो। अगर आप नीचे देखें कोई लॉस नहीं है, सारे पैकेट्स सिक्वेंशली आपके पास पहुंच रहे हैं आपके रिसीवर वाली साइड के ऊपर। तो रिसीवर आपका पैकेट 2 रिसीव करता है, ऊपर की लेयर को डिलीवर करता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट दे देता है। पैकेट 3 रिसीव करता है, ऊपर की लेयर को डिलीवर करता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट दे देता है। पैकेट 4 पकड़ता है, पैकेट 4 को डिलीवर करता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, और इसी तरह से पैकेट 5 भी। अब बात यह है कि अब लेट से कि मैं ये कहता हूँ कि लेट से कि पैकेट नंबर 3 की अब यहाँ पे मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई। तो रिसीव होने के बाद अब आपकी स्लाइडिंग विंडो कहाँ जाएगी, पैकेट 3 की, पैकेट 2 की, लेट से एक्ट 2 जो थी दैट वाज लॉस्ट। अब एक्ट 2 अगर लॉस्ट हो गई है और एक्ट 3 उसको मिल गई है सेंडर को, ठीक है, एक्ट 2 लॉस्ट हो गई और एक्ट 3 मिल गई। जब एक्ट 3 मिली सेंडर को तो सेंडर क्या सोचेगा, क्या सेंडर स्लाइडिंग विंडो को स्लाइड करेगा, विंडो को स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट जो है वो क्यूम्यूलेटिव एक्नॉलेजमेंट का है। तो क्यूम्यूलेटिव एक्नॉलेजमेंट के अंदर क्या होता है, अगर एक्ट 2 गुम भी गई है, एक्ट 2 लॉस्ट हो भी गई है, तो एक्ट 3 तो उसको मिली है। तो अगर एक्ट 3 उसको मिली है सेंडर को, तो इसका मतलब ये है कि द रिसीवर हैज रिसीव्ड ऑल द पैकेट्स अप टिल पैकेट नंबर 3। वो ज्यूम कर लेगा, क्योंकि सेंडर को ये पता है कि दिस एक्नॉलेजमेंट इज बेसिकली अ क्यूम्यूलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो ऐसे केस में वो ज्यूम कर लेगा कि पैकेट 2 भी उसको मिल गया है, बेशक एक्ट 3 है, लेकिन वो ये ज्यूम करेगा कि
एक्ट 3 का मतलब ये पैकेट 3 तक जितने भी पैकेट्स थे वो सारे के सारे उसको मिल गए, तो उसने ये अज्यूम कर लिया पैकेट 2 भी मिल गया, पैकेट 3 भी मिल गया। और ऐसे केस में जब विंडो जब स्लाइड करेगी तो वो 2 पैकेट्स को स्लाइड करेगी आगे, ठीक है, और नई विंडो होगी दैट विल इनकॉर्पोरेट पैकेट नंबर 4, पैकेट नंबर 5, पैकेट नंबर 6 एंड पैकेट नंबर 7, ठीक है। और 6 और 7 पैकेट नंबर्स जो हैं या सीक्वेंस नंबर्स जो हैं ये अब आपके यूजेबल हो जाएंगे और ये अब आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल की। गो बैक एन को तो हमने चेक कर लिया, और अगर उसकी समरी की जाए तो गो बैक एन के अंदर आपके पास जो ओल्डेस्ट पैकेट होता है हमेशा उसी का टाइमर चल रहा होता है और उसी के मुताबिक सारे चल रहे होते हैं। रिसीवर साइड के ऊपर अगर आपका आउट ऑफ ऑर्डर कोई पैकेट आता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बाकी गो बैक एन के अंदर जो आपकी एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्नॉलेजमेंट 25 भेज रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि सेंडर को जब एक एक्ट 25 मिलेगी तो इसका मतलब है कि जितने भी पैकेट्स अप टिल 25 पैकेट नंबर तक हैं वो रिसीव हो चुके हैं रिसीवर साइड को, ठीक है। तो अगर तो कोई पैकेट बीच में मिस हो जाता है तो आपका जो रिसीवर है वो उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करता, और इवेंचुअली जो ओल्डेस्ट पैकेट होता है उसका जैसे ही पैकेट आपका एक्सपायर होता है टाइमर ओल्डेस्ट पैकेट का, जैसे ही आपका टाइमर एक्सपायर होगा तो ऐसे केस में आपका जितने भी पैकेट्स उसके बाद से लेके हैं आपकी विंडो के अंदर सारे के सारों को रिट्रांसमिशन की जाएगी। सिलेक्टिव रिपीट थोड़ा सा डिफरेंट है। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं वो क्यूमुलेटिव नहीं होती, वो इंडिविजुअल होती हैं। हर पैकेट की एक डिफरेंट एक्नॉलेजमेंट होगी, और अगर मैं एक्ट 25 सेंड करूंगा रिसीवर से सेंडर की तरफ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 नंबर पैकेट तक सारे के सारे रिसीव हो गए हैं। इसका एक्चुअली मतलब सिलेक्टिव रिपीट के अंदर ये होगा कि सिर्फ एक्ट 25 वाला पैकेट रिसीव हुआ है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अगर आउट ऑफ ऑर्डर कोई डिलीवरी होती है रिसीवर साइड के ऊपर, कोई ऐसा पैकेट आ जाता है जो कि आपकी विंडो के अंदर तो मौजूद है लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, वो आउट ऑफ सीक्वेंस आ गया, आउट ऑफ ऑर्डर आ गया, तो आप उसको यूजुअली बफर कर लेते हैं और डिलीवर तब तक नहीं करते जब तक कि वो गैप फिल ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि बीच के मिसिंग पैकेट्स आपके फिल ना हो जाएं, ठीक है। इसमें सेंडर साइड के ऊपर सिर्फ ये चीज़ है कि सेंडर साइड पे बजाय इसके कि आप एक ही टाइमर लगाएं जिस तरह गो बैक एन के अंदर लगता था ओल्डेस्ट पैकेट का, यहाँ पे आपके पास सिलेक्टिव रिपीट के अंदर आपके जितने भी पैकेट्स आपके पाइपलाइन के अंदर होते हैं उन सब का एक इंडिविजुअल टाइमर चल रहा होता है, और उस टाइमर के एक्सपायर होने के बाद सिर्फ वही पैकेट आपका ट्रांसमिट किया जाता है, रीट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो सेंडर ओनली रीसेंड्स द पैकेट फॉर विच एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, या टाइमर के एक्सपायर होने से पहले पहले तक। सेंडर विंडो होती है, इसके अंदर आपकी सेंडर विंडो के अंदर बिल्कुल उसी तरह से हिसाब किताब होगा। अगर हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर जाके देखेंगे तो स्लाइड चेंजेस ज़रूर होंगी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही होगा। हमारे पास कुछ ऐसे पैकेट्स होंगे जो कि ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुके हुए हैं, कुछ ऐसे पैकेट्स होंगे जो कि हमने भेज दिए हुए हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, और कुछ ऐसे पैकेट्स होंगे जो कि हम लोग भेज सकते हैं विद इन दैट विंडो, और कुछ ऐसे पैकेट्स होंगे जो कि यूजेबल नहीं होंगे और आपकी विंडो उसी तरह से स्लाइड होगी, ठीक है। जिस तरह से गो बैक एन के अंदर जब विंडो की बात की थी तो एक स्लाइडिंग का मैकेनिज्म था कि जब पुराना पैकेट जो बेस के ऊपर आपके पड़ा होता है, विंडो की बेस के ऊपर, अगर वो एक्नॉलेज हो जाता है तो आपकी विंडो मूव कर जाती है, या आपकी बेस के ऊपर जितने भी पैकेट्स आपके एक्नॉलेज हो जाते हैं विंडो उतना ही आपकी मूव कर जाती है, स्लाइड कर जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखते हैं कि हमारी इसकी जो विंडो है उसके अंदर थोड़ा सा क्या ऐसा फ़र्क है जो कि हमारा गो बैक एन के अंदर नहीं है। अच्छा, जब गो बैक एन की बात की थी तो हमने मेजरली उसमें जो विंडो का जो ऑपरेशन देखा था दैट वाज फ्रॉम द सेंडर साइड। अभी हम लोग बात करेंगे सिलेक्टिव रिपीट के अंदर कि आपके पास सेंडर साइड के ऊपर भी एक विंडो मेंटेन हो रही होती है
और रिसीवर साइड के ऊपर भी एक विंडो मेंटेन हो रही होती है, क्योंकि हमें इस चीज़ का अब ख्याल रखना पड़ेगा कि जो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो रही है रिसीवर साइड के ऊपर, उनका भी कुछ ख्याल रखना है। उनको आपने बफर के अंदर स्टोर करवाना है जब तक कि आपके गैप फिल ना हो जाए। और ऐसे भी हमारे पैकेट्स होंगे जो कि आप सीक्वेंस नंबर 10 एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सीक्वेंस नंबर 11 का पैकेट रिसीव हो गया है, तो 11 वाले को उसने बफर में स्टोर करवा लेना है जब तक कि 10 वाले की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे अगर बात की जाए तो सिलेक्टिव रिपीट की सेंडर साइड की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ पैकेट्स हैं जो कि वाइट कलर में हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास हमने सेंड कर दिए हुए थे, उनकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई हुई थी। तो उसके बाद बीच में जो रेक्टेंगल के अंदर जितने भी पैकेट्स हैं, जितनी बार्स हैं, वो हमारी यूजेबल बार्स हैं कि उनको हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखें सेंटर साइड के ऊपर तो कुछ तो है येलो कलर के। अब येलो कलर के वो हैं जो कि आप ट्रांसमिट तो कर चुके हैं लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। ठीक है, अब इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई हुई, इनके टाइमर इंडिविजुअली मेंटेन हो रहे हैं, इनके टाइमर को मेंटेन किया जा रहा है। और इसी तरह से कुछ पैकेट्स हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं। अब ये वो पैकेट्स हैं जो कि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर तो हो गए हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है। अब ये वो पैकेट्स होंगे जो कि रिसीवर साइड के ऊपर आउट ऑफ ऑर्डर तो रिसीव कर लिए हैं लेकिन रिसीवर ने उनको बफर के अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट आई। अब इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट को केटर करने के लिए आपने ये देख लिया यहाँ पे, अगर लेट से कि इसी एग्जांपल की बात करें तो पैकेट नंबर 3 और पैकेट नंबर 4 जो हमारे विंडो साइज के अंदर है और पैकेट नंबर 6 और 7, ये चारों पैकेट्स एक्नॉलेज हो चुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी विंडो में आपकी अभी तक स्लाइड नहीं हो रही। विंडो कब स्लाइड होगी? जब लेफ्ट साइड के सेंड बेस से जो दो येलो पैकेट्स हैं उन दोनों की भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। वंस दैट एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड फॉर एक्नॉलेजमेंट, जब इन दोनों की रिसीव हो जाएगी तो आपकी विंडो आपकी मूव कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट अनएक्नॉलेज्ड पैकेट। ठीक है, अब इसमें से जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर का अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज द सीक्वेंस नंबर दैट इज यूजेबल एंड यू कैन एक्चुअली ट्रांसमिट इट। तो अगले जो 5-6 पैकेट जो ब्लू कलर के गए हैं ये वो पैकेट्स हैं जो आप चूज किए जा सकते हैं। ठीक है, रिसीवर साइड के ऊपर उसी तरह से देख लें तो रिसीवर साइड के ऊपर आपके पास एक ओल्डेस्ट पैकेट है। ठीक है, रिसीव बेस के अंदर वो एक्सपेक्टेड तो है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया गया एंड दैट इज इन ग्रे कलर। अब जो पिंक कलर या पर्पल कलर जो भी आप कह लें उस कलर में जो है दीज आर दोज पैकेट्स जो कि आपको रिसीव तो हो गए हैं लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर थे और आपने इनकी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दी है। ठीक है, और ब्लू कलर वाले वो हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं, जो कि अभी आ सकते हैं सेंडर वाली साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब आपके पास जब ये पहला ग्रे कलर जो आप देख रहे हैं पैकेट रिसीवर बेस के अंदर, जहाँ पे रिसीवर बेस है विंडो में, जैसे ही उसकी भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो रिसीवर मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर। ठीक है, जो कि इस केस के अंदर हमारे पास अगर पहले वाले की आ जाती है तो वो 3 पैकेट आगे मूव कर जाएगा और अगले 3 पैकेट यूजेबल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये विंडो चलती है। इस स्लाइड के ऊपर सेलेक्टिव रिपीट का जितना भी प्रोसेस है उसको थोड़ा बहुत समराइज किया गया है। आप लोग इसको पढ़ लें तो आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं और हम लोग सेलेक्टिव रिपीट का एक्शन में देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और उसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे बेसिकली सेम सिनेरियो एग्जैक्टली उसी तरह का है जो कि गो बैक एन के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। टाइमिंग डायग्राम के दरमियान सेंडर साइड की विंडो दिखाई जा रही है, यहाँ पर सेंडर और रिसीवर की आपस में कम्युनिकेशन दिखाई जा रही है और बिल्कुल उसी तरह से पैकेट नंबर 2 लॉस हो रहा है। ठीक है, शुरू से इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि गो बैक एन के अंदर क्या डिफरेंस था और फिर सिलेक्टिव रिपीट जो है वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। आपके पास टोटल 9 सीक्वेंस नंबर हैं 0 से लेके 8 तक और जो आपकी विंडो साइज़ है वो आपकी 4 की है। तो 4 पैकेट्स एट अ टाइम आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आती तब तक आपके पास जो आपकी स्लाइडिंग विंडो है वो स्लाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी तरह से 0, 1, 2, 3 आर 4 यूजेबल सीक्वेंस नंबर्स
ठीक है, इनको यूज़ करते हुए सेंडर ने पैकेट क्रिएट किए और पैकेट 0 सेंड किया, पैकेट 1 सेंड किया, 2 सेंड किया और 3 सेंड किया। एंड आफ्टर दैट क्योंकि यूजेबल नंबर सारे एग्जॉस्ट हो गए थे, तो आपका जो सेंडर है वो वेटिंग के अंदर चला गया, ये डोरमेंट मोड के अंदर चला गया। अब यहाँ पे पैकेट 0 और पैकेट 1 सक्सेसफुली डिलीवर हो गए। आपको ये पता होना चाहिए कि रिसीवर साइड के ऊपर सिलेक्टिव रिपीट हमेशा इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो एक्ट 0 का मतलब ये है कि उसने पैकेट 0 रिसीव किया है, एक्ट 1 का मतलब ये है कि उसने पैकेट 1 रिसीव किया है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, दिस इज़ एन इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट। और एक और चीज़ रिसीवर क्या करता है कि अगर आउट ऑफ ऑर्डर अगर कोई पैकेट आ जाता है तो उसको वो डिलीवर नहीं करता, उसको वो बफर कर देता है और उसकी वो इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है। और हर पैकेट का सेंटर साइड के ऊपर एक इंडिविजुअल टाइमर चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हुआ क्या कि पैकेट 0 रिसीव किया, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। ठीक है, और जैसे ही वो उसने पैकेट 0 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव की सेंडर ने, तो सेंडर ने कहा कि 0 रिसीव हो गया तो लेट्स स्लाइड द विंडो। और विंडो उसने जैसे ही स्लाइड की तो अगला पैकेट या अगला सीक्वेंस नंबर 4 जो था वो रीयूजेबल हो गया। जब वो यूजेबल हो गया तो पैकेट नंबर 4 उसने ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट 1 उसने सेंड की जब पैकेट 1 उसने रिसीव कर लिया रिसीवर ने। तो रिसीवर ने पैकेट 1 रिसीव किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करते ही जैसे ही सेंडर के पास वो एक्नॉलेजमेंट पहुंची तो उसने देखा कि एक्नॉलेजमेंट 1 क्योंकि वो बेस की थी, वो बेस के ऊपर जो सीक्वेंस नंबर था उसकी एक्नॉलेजमेंट थी, तो उसकी बेसिस के ऊपर बेसिकली आर्गुमेंट है उस विंडो वो आ गई। करने के बाद अगला जो सीक्वेंस नंबर था वो यूजेबल हो गया एंड दैट सीक्वेंस नंबर वाज 5। तो उसने पैकेट अगला बनाया विद द सीक्वेंस नंबर 5 और वो भी ट्रांसमिट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली पैकेट 2 वाज लॉस्ट। अब पैकेट 2 तो कभी मिला ही नहीं रिसीवर को, तो ऑब्वियसली उसकी तो कभी एक्नॉलेजमेंट जा ही नहीं रही, क्योंकि जब मिलेगा तभी तो वो एक्नॉलेज करेगा। उसके बाद पैकेट नंबर 3 था, वो उसको सक्सेसफुली मिल गया। अब ये आउट ऑफ ऑर्डर उसके पास पैकेट मिला है और आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को वो आपको पता है रिसीवर जो है सेलेक्टिव रिपीट के अंदर बफर के अंदर स्टोर कर लेता है और उसकी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। तो उसने उसकी भी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। अब पैकेट नंबर 3 की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी हुई है, पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। ठीक है, पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आएगी तब तक ये विंडो आपकी स्लाइड नहीं कर सकती। बात समझे मेरी, क्योंकि पैकेट 2 इज़ द ओल्डेस्ट पैकेट। जब वो पैकेट एक्नॉलेज हो जाएगा यहाँ पे, अगर हो जाता तो पैकेट 2 भी एक्नॉलेज हो जाता, पैकेट 3 भी एक्नॉलेज हो जाता, तो आपकी विंडो स्लाइड कर जाती। फिलहाल हुआ क्या कि उसने रिकॉर्ड कर ली कि आपके पास जो थर्ड पैकेट था उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिल गई है। इसका मतलब है कि पैकेट सेंडर को ये पता चल गया कि पैकेट 0 भी मिल गया, पैकेट 1 भी मिल गया, पैकेट 3 भी मिल गया। अब पैकेट 2 का इंडिविजुअल टाइमर चल रहा था जो कि इवेंचुअली आपका एक्सपायर हो गया। टाइम आउट हुआ, टाइम आउट होने के बाद एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पैकेट नंबर 2 को रीट्रांसमिट कर दिया गया। पैकेट नंबर 2 को रीट्रांसमिट किया और मीनवाइल आपके पास पैकेट 4 और पैकेट 5 की एक्नॉलेजमेंट्स भी रिसीव हो गई हैं। पैकेट 3 की भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, पैकेट 4 की भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, पैकेट 5 की भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई। अब जो रिसीव नहीं हुआ अभी तक वो पैकेट नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई। मीनवाइल पैकेट 2 सेंड किया हुआ था, उसने रीट्रांसमिट कर दिया हुआ था। ठीक है, और रिसीवर ने जितने भी आउट ऑफ ऑर्डर आपके पैकेट्स थे उनको बफर के अंदर स्टोर करवाया हुआ था। तो इस वक्त रिसीवर के पास पैकेट 3, पैकेट 4 और पैकेट 5 तीनों बफर के अंदर स्टोर थे। जैसे ही रिसीवर को पैकेट नंबर 2 मिला तो पैकेट नंबर 2 मिलने के बाद उसका गैप फिल हो गया रिसीवर का। तो रिसीवर को अब ये पता चल गया कि मेरे पास पैकेट नंबर 2 भी है, पैकेट 3 भी है, पैकेट 4 भी है, पैकेट 5 भी है। तो उसने क्या करना है, अब इन सारे के सारे पैकेट्स को इन ऑर्डर डिलीवर कर देना है एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है, और उसने पैकेट नंबर 2 रिसीव करने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देनी है। बात समझें आप मेरी। अब बात ये है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है और आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये अब देखना है कि जब एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 जब पहुंचती है सेंडर के पास तो सेंडर की विंडो के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सेंडर की विंडो कैसे स्लाइड होगी। सेंडर की विंडो 2, 3, 4, 5, इसमें से 3, 4, 5 ऑलरेडी एक्नॉलेज थे। सेंडर के पास जो विंडो के अंदर पैकेट नंबर 2 था वो भी एक्नॉलेज हो गया।
तो अब ये 4 स्पेसेस स्लाइड करेगी और स्लाइड करने के बाद अब जो नया आपके यूजेबल सीक्वेंस नंबर्स होंगे दोज विल बी 6, 7, 8 एंड 0, क्योंकि हम लोग इसमें राउंड रॉबिन की तरह हमारे पास ये सारे के सारे सीक्वेंस नंबर रीयूज़ हो रहे हैं। हमारे पास रीयूजेबल सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 6, 7, 8 और 0 अगला, these will be the 4 sequence numbers that will be reusable after you are receiving the acknowledgement to at the sender side। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। यहाँ पर सिलेक्टिव रिपीट के ऊपर जो आपके प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम आती है और रीयूजेबल सीक्वेंस नंबर्स की वजह से जो इशू आता है उसको डिस्कस किया गया है। आई विल रिकमेंड कि आप लोग जो रेफरेंस की आपकी जितनी भी मैंने सप्लीमेंट्री वीडियोस दी हुई हैं आप उनको तसल्ली से देखें, पढ़ें, समझें। सिर्फ इसी स्लाइड के लिए नहीं, पूरे के पूरे जितना भी ये वाला लेक्चर था उसके लिए पढ़ें और प्रिपेयर होके आए आप नेक्स्ट डिस्कशन सेशन के अंदर। एंड विल बेसिकली अलॉट एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स फॉर द क्वेश्चंस ऑफ दिस स्पेसिफिक लेक्चर्स, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास यू बेसिकली हैव 3 लेक्चर्स इन अ वीक एंड 1 डिस्कशन सेशन। तो डिस्कशन सेशन के अंदर हम लोग तीनों के तीनों लेक्चर्स को आधा आधा घंटा देंगे ताकि 1.5 घंटे की स्लॉट के अंदर हम तीनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम तीनों लेक्चर्स के अंदर आती है तो हम उसको अच्छी तरह से एड्रेस कर सके। ठीक है, तो इसको देखें और बेस्ट ऑफ लक। टीसीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो इस टाइम पे आपके सामने ये जो स्लाइड है इसके अंदर आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आ रही हैं। और लेट्स गो बैक टू द यूडीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर। यूडीपी में आपको याद होगा कि हमारे पास 4 फील्ड्स होती थी, ठीक है, और हर फील्ड 2 बाइट की होती थी। सोर्स पोर्ट नंबर होता था 2 बाइट का, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 2 बाइट का होता था, चेकसम 2 बाइट का होता था और लेंथ की फील्ड होती थी 2 बाइट की। तो जो यूडीपी का हमारा सेगमेंट था उसके हेडर का जो साइज़ था दैट वाज बेसिकली 8 बाइट्स, ठीक है। अब हमारा जो टीसीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर है इसको अगर आप लोग गौर से देखो और कैलकुलेट करो तो दैट इज़ एटलीस्ट 20 बाइट्स, ठीक है। यहाँ पे हर रो जो आपको नज़र आ रही है वो आपके पास 4 बाइट्स की है। पहली रो के अंदर आपको सोर्स पोर्ट 2 बाइट का और 2 बाइट का डेस्टिनेशन पोर्ट नज़र आ रहा है, ये यूज़ किया जाता है। जब भी ट्रांसमिशन होती है तो ये पोर्ट नंबर्स यहाँ पे इसमें अटैच किए जाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस नंबर के लिए आपके पास 32 बिट आपकी रिज़र्व की गई हैं। तो सीक्वेंस नंबर जो सबसे छोटा सीक्वेंस नंबर होगा दैट विल बी ऑल ज़ीरोज़ और जो सबसे बड़ा सीक्वेंस नंबर्स होगा दैट विल बी ऑल वंस। तो इसका मतलब है कि जो लार्जेस्ट सीक्वेंस नंबर सपोर्टेड है दैट इज़ 2^32 - 1, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इतने सीक्वेंस नंबर्स हम लोग यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 4 बाइट का आपके पास एक्नॉलेजमेंट का नंबर है, 4 बाइट आपके पास पहली रो में आ गए, 4 बाइट दूसरी रो में सीक्वेंस नंबर में आ गए, 4 बाइट आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर में आ गए। तो आपके पास टोटल अभी तक हो गई 12 बाइट्स। इसके बाद हमारे पास 4 बाइट के अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट फ्लैग्स हैं। पहला है हेडर लेंथ का, उसके बाद यूज़ नहीं किया गया और फिर हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं। ये फ्लैग्स आपकी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और कनेक्शन टर्मिनेशन के अंदर काम आते हैं। जिस तरह से लेट्स से कि मैं अगर आरएसटी की बात करूं तो कनेक्शन रीसेट करने के लिए है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास SYN का एक फ़्लैग है, उसको हम लोग कहते हैं कि जनाब ये कनेक्शन की सिंक्रोनाइजेशन के लिए है और FIN कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए आपका फ़्लैग यूज़ होता है। इसके अलावा अर्जेंट डेटा के लिए 1 बिट का फ़्लैग है और 1 बिट का फ़्लैग जो है वो पुश के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये 6 फ्लैग्स हैं। इन फ्लैग्स को हम लोग फर्दर देखेंगे जब हम लोग टीसीपी की कनेक्शन मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। टीसीपी का कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का पूरा प्रोसीजर देखना है अभी और उसके अलावा टीसीपी का कनेक्शन टर्मिनेशन का भी प्रोसीजर देखना है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये फ्लैग्स कैसे यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमारे पास
16 बिट का या 2 बाइट्स का एक रिसीव विंडो का बेसिकली आपका फील्ड यहाँ पे रिजर्व किया गया है चौथी रो में। ठीक है, ये बेसिकली रिसीवर इस पे एडवर्टाइज करता है कि रिसीवर कितने बाइट्स जो है वो एक्सेप्ट करने के काबिल है इस टाइम पे। इस फील्ड को हम लोग गौर से देखेंगे जब हम लोग टीसीपी का फ्लो कंट्रोल देखेंगे। जब टीसीपी के फ्लो कंट्रोल की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रिसीव विंडो, या इसको शॉर्ट में कहते हैं RWND। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ये वहाँ पे यूज़ होती है टीसीपी के फ्लो कंट्रोल के लिए। इसी तरह से अगर मैं पांचवी रो की बात करूँ तो पांचवी रो के अंदर मेरे पास दो आपके ऑप्शंस या दो आपकी फील्ड्स हैं। एक चेकसम की फील्ड है, ठीक है, ये सिमिलर है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोग यूडीपी के अंदर यूज़ करते थे। ये आपकी बिट एरर्स को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपका एक अर्जेंट पॉइंटर का, आपके पास अर्जेंट डेटा पॉइंटर का 16 बिट की फील्ड है। ठीक है, जो कि हमें इस टाइम पे देखने की और इसमें डिटेल में जाने की तौर पर ये आपके 5 है। एंट्री रो इज बेसिकली 4 बाइट्स। तो यहाँ तक का जो आपका हेडर बनता है दैट इज टिपिकली 20 बाइट्स लॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा एक और आपके पास 4 बाइट की एक फील्ड प्रोवाइड की गई है दैट इज ऑप्शंस। ये वेरिएबल लेंथ की भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी हम लोग आगे आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर देखेंगे। अच्छा, ये तो है आपका टीसीपी का हेडर जो कि आपके मैसेज के साथ अपेंड किया जाता है। ये मैसेज आपका एप्लीकेशन लेयर का मैसेज होता है। ठीक है, वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो भी आपका प्रोटोकॉल चल रहा था उसने मैसेज जो बनाया, फॉर्मुलेट किया अपने सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का ख्याल रखते हुए, और फॉर्मेट बनाने के बाद मैसेज को उसने डिलीवर कर दिया नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी अगर चल रहा है तो टीसीपी अपना ये वाला हेडर लगाएगा, और अगर यूडीपी चल रहा है तो यूडीपी अपना हेडर लगाएगा जो कि 8 बाइट्स का होता है, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर का जो डेटा है ये आपके पास सबसे नीचे जो बड़ा सा एक ब्लॉक नज़र आ रहा है वहाँ पे हम लोगों का एप्लीकेशन लेयर का डेटा आता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ये जब कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशन लेयर के डेटा के साथ, मैसेज के साथ, जब हम टीसीपी का आपका हेडर लगा देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जनाब कि ये हम लोगों का एक सेगमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीसीपी सीक्वेंस नंबर्स। अभी तक सिंपलिसिटी पर्पस के लिए अगर आप लोग पीछे जाके देखें आप लोग ये कि हम सीक्वेंस यूज कर रहे, रिपीट के अंदर सीक्वेंस नंबर यूज कैसे कर रहे थे, या आप इवन उससे भी पीछे चले जाएं और आप लोग ये देखें कि जब हम लोगों ने रिलायबल डेटा ट्रांसफर का प्रोटोकॉल स्क्रैच से बनाना शुरू किया था तो हमने सीक्वेंस नंबर कैसे यूज करने शुरू किए थे। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखें RDT 2.1 2.2 के अंदर हम लोगों ने सीक्वेंस नंबर्स को जब इंट्रोड्यूस किया था तो हमने उसमें दो सीक्वेंस नंबर्स रखे थे, सीक्वेंस नंबर 0 और सीक्वेंस नंबर 1। ठीक है, और इसी तरह से आगे चलते चलते जब हमने थोड़ा सा इसके एडवांस काम किया था तो जो पाइपलाइनिंग के प्रोटोकॉल्स थे गो बैक एन और आपका सिलेक्टिव रिपीट, उसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस नंबर्स हमने बढ़ा दिए थे और उसमें हमने फिर विंडो साइज़ का भी एक कॉन्सेप्ट देखा था कि हमारा विंडो साइज़ क्या होता है और हमारा जो विंडो स्लाइड करती है उसका क्या मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग गो बैक एंड और आपके सिलेक्टिव रिपीट के अंदर जब बात कर रहे थे सीक्वेंस नंबर्स की, तो सीक्वेंस नंबर वाज बेसिकली पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं अपनी टीसीपी के अंदर, तो टीसीपी के अंदर हमारा सीक्वेंस नंबर इस तरह से नहीं होता। हमारे पास टीसीपी के अंदर इंफॉर्मेशन ये जाती है कि जनाब जो हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, जो सेगमेंट सेंड कर रहे हैं, वो सेगमेंट लेट्स से कि हमारे पास हम लोग कहते हैं सीक्वेंस नंबर 0 है। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर 0 के साथ हम साथ ये बताते हैं कि इसके अंदर 5 बाइट्स इस सेगमेंट के अंदर हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब हम लोग बाइट की स्ट्रीम के मुताबिक अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपके सीक्वेंस नंबर कैसे चलना है। तो पहला पैकेट गया हमारे पास 5 बाइट्स का, 5 बाइट्स का हमारा सेगमेंट बना विद स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर 0। अब इस सीक्वेंस नंबर 0 का मतलब ये कि बाइट नंबर 0 से ऑनवर्ड्स जितने बाइट्स हैं वो आपके इस सेगमेंट के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि 5 बाइट्स का ये सेगमेंट बना है, तो इसका मतलब है कि
सेगमेंट के अंदर बाइट नंबर 0, बाइट नंबर 1, बाइट नंबर 2, बाइट नंबर 3 और बाइट नंबर 4। ये 5 बाइट्स हैं इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो अगला जो सीक्वेंस नंबर होगा वो सीक्वेंस नंबर 1 नहीं होगा, वो बाइट स्ट्रीम के मुताबिक होगा। उससे अगला सीक्वेंस नंबर होगा बाइट नंबर 5 ऑनवर्ड्स। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इससे अगला जो सेगमेंट है जो कि हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो आपके पास उसमें 8 बाइट्स हैं, ठीक है, और उसका सीक्वेंस नंबर है 5। तो सीक्वेंस नंबर 5 का मतलब ये है कि बाइट नंबर 5 इज द स्टार्टिंग बाइट, और उसके बाद उससे आगे 8 बाइट्स उस सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि बाइट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 8 बाइट्स आपके उस सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं। अब मैं अगर तीसरे सेगमेंट की बात करूं तो तीसरा सेगमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? तीसरा सेगमेंट आपके पास उससे आगे से स्टार्ट होगा, और स्टार्टिंग का सीक्वेंस नंबर आपको ये डिपेक्ट करेगा कि फ्रॉम विच बाइट नंबर आपके पास डेटा इसके अंदर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि बाइट स्ट्रीम नंबर जो है वो पहली बाइट का हमारे सेगमेंट के अंदर डेटा होता है और उसका सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट भी उसी तरह से होती है। अब लेट्स से कि मैं दोबारा से पहले बाइट की या पहले सेगमेंट की बात करता हूँ। तो पहले सेगमेंट में मैंने कहा था कि द सेगमेंट वाज सीक्वेंस नंबर 0, ठीक है। अब सीक्वेंस नंबर 0 और साथ मैंने ये बताया था कि इट कंटेन्स 5 बाइट्स ऑफ डेटा। तो बाइट नंबर 0, बाइट नंबर 1, बाइट नंबर 2, बाइट नंबर 3 एंड बाइट नंबर 4 ये आपके पास उस सेगमेंट के अंदर मौजूद थे। जब रिसीवर इस सीक्वेंस नंबर 0 वाले सेगमेंट को रिसीव करेगा तो उसने अब एक्नॉलेजमेंट देनी है। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट देगा तो वो एक्नॉलेजमेंट क्या देगा? वो एक्नॉलेजमेंट ये देगा, रिसीवर ये एक्नॉलेजमेंट देगा कि व्हाट द रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस। तो रिसीवर ने क्या क्या रिसीव कर लिया सीक्वेंस नंबर 0 वाले सेगमेंट में? रिसीवर ने रिसीव कर लिया बाइट नंबर 0, 1, 2, 3 और 4। नाउ द रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग बाइट नंबर 5। तो अगर तो वो बाइट नंबर 5 एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो एक्नॉलेजमेंट देगा कि एक्ट 5 की, ठीक है। अब उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा 5। इसका मतलब ये है कि रिसीवर हैज़ रिसीव्ड ऑल द बाइट्स बिफोर बाइट नंबर 5 एंड इज एक्सपेक्टिंग द डेटा दैट प्रोसीड्स बाइट नंबर 5 ऑनवर्ड्स। तो बाइट नंबर 5 से आगे का जो डेटा है अब वो एक्सपेक्ट करेगा रिसीवर, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास टीसीपी के अंदर कुछ इस तरह से होती हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर साइड। अब एक्नॉलेजमेंट के अंदर हमेशा आप ये बताएंगे कि विच नेक्स्ट बाइट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर साइड। इसको भी हम जब टाइमिंग डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको फर्दर इसके बारे में पता चल जाएगा और थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसी स्लाइड के अंदर अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है कि अगर आउट ऑफ ऑर्डर आपके पास सेगमेंट आते हैं तो टीसीपी कैसे हैंडल करता है। हमने तो ये देखा था कि गो बैक एन कैसे हैंडल करता है, हमने ये भी देखा था सिलेक्टिव रिपीट कैसे हैंडल करता है। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ कि गो बैक एन के अंदर अगर आउट ऑफ ऑर्डर आपके पास सेगमेंट आते थे तो वो उनको डिस्कार्ड कर दिया करता था और उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया करता था, ठीक है। दूसरी तरफ सिलेक्टिव रिपीट क्या करता था, अगर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आते थे तो वो उनको बफर के अंदर अपने स्टोर करवा लेता था और उनकी एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया करता था, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं आपको टीसीपी के बारे में, या टीसीपी की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको किसी एक चीज़ के ऊपर फिक्सेट नहीं करती। एज एन इम्प्लीमेंटर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर या फिर एज एन ऑपरेशनलिस्ट और एज अ टेक्नीशियन, यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के लिए किस किस्म की आपकी आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट हैंडलिंग बेहतर है, ठीक है, और उसके मुताबिक आप लोग आगे चल सकते हैं। दूसरा ये, अब एक और चीज़, सीक्वेंस नंबर जो है उसकी फील्ड हमारे पास 32 बिट की है। तो जो लार्जेस्ट आपके पास सीक्वेंस नंबर होगा दैट विल बी 2⁻32 - 1, और उसको अगर आप लोग गौर से देखें तो ज़रा कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 4.2 समथिंग के ऊपर बनता है इंटू 10⁹ ठीक है, या 4.2 गीगा। तो आपको मैं फिगर में अपना कैलकुलेटर ज़रा खोल के बताता हूँ
कि यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कैलकुलेटर मैंने खोल लिया आपका, तो 2 raised to power 32 -1, तो जो फिगर आती है दैट इज 4294967295। अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ कैलकुलेट की हो तो ये देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर दैट कैन बी स्पॉटेड इन अ टीसीपी सीक्वेंस नंबर फील्ड। ठीक है, और अगर ये सारे के सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट योर सीक्वेंस नंबर्स फ्रॉम सीक्वेंस नंबर 0। ठीक है, इफ़ यू स्टिल हैव मोर डेटा टू सेंड, तो आप सीक्वेंस नंबर्स को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि हमारी जो टीसीपी की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो बेसिकली कैसे एक रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र की सर्विस प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, क्योंकि इनहेरेंटली हमें ये तो पता है कि हमारा जो अंडरलाइंग चैनल है ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे का, दैट इज़ कम्प्लीटली अनरिलायबल, और इसके अंदर आपके पास डेटा लॉसेस भी हो सकते हैं और बिट्स फ्लिप भी हो सकती हैं। ठीक है, और दोनों केसेस को हैंडल करने का तरीका हमने RDT 2.1 के अंदर भी देखा, 2.2 के अंदर भी देखा, और RDT 3.0 के अंदर भी देखा। ठीक है, RDT 3.0 के अंदर हमने टाइमर को इंट्रोड्यूस किया था, और उस टाइमर की बेसिस के ऊपर ये हम लोगों ने ये देखा था कि आपके पास बेसिकली आप वेट करते हैं, और अगर आपका टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद आप लोग रीट्रांसमिशन करते हैं। तो रीट्रांसमिशन के टाइमर्स को भी लगाया था। अब टीसीपी के अंदर अब आपको एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग पाइपलाइनिंग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और पाइपलाइनिंग के लिए हमारे पास जो विंडो साइज़ है उसके मुताबिक जितने भी डेटा है हम लोग सेंड कर सकते हैं विद इन दैट विंडो। ठीक है, विंडो आपकी जितनी होगी आप उतने आप सेगमेंट्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। टीसीपी, अगर मैं एक्नॉलेजमेंट्स की बात करूं तो इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट्स कभी भी सेंड नहीं करता। टीसीपी की एक्नॉलेजमेंट्स हमेशा क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स होंगी। तो अगर तो टीसीपी ये एक्नॉलेज कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हुए कि एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ 1021 1021, तो इसका मतलब ये है कि टीसीपी का जो रिसीवर है वो ये बता रहा है कि 1020 तक मैं सक्सेसफुली रिसीव कर चुका हूँ, और 1021 बाइट से ऑनवर्ड जो डेटा है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस विल बी द क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, ये हमें पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन के लिए जो रीट्रांसमिशन होती है दोबारा से डेटा सेंड करने के लिए इन केस ऑफ डेटा लॉस, टाइमर चल रहा होता है, एंड टाइमर इज़ बेसिकली सिंगल एक टाइमर बेसिकली आप मैनेज कर रहे होते हैं। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या होता था, हम लोग इंडिविजुअल टाइमर मल्टीपल टाइमर्स को मैनेज कर रहे होते थे। हम लोग टीसीपी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टीसीपी पे हमारे पास सिंगल रीट्रांसमिशन का टाइमर होगा, और जो रीट्रांसमिशन है वो दो तरह से ट्रिगर हो सकती हैं, यानी कि सेंडर दो वजूहात पे रीट्रांसमिशन कर सकता है। एक वजह तो ये है कि जो टाइमर आपने लगाया हुआ है वो एक्सपायर हो गया और उसकी बेसिस के ऊपर उसने रीट्रांसमिशन करनी है। दूसरा, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स, अगर उसको बार बार एक ही एक्नॉलेजमेंट मिल रही है तो उसकी बेसिस के ऊपर भी वो रीट्रांसमिशन करेगा, और वो हम लोग आगे देखेंगे कि ये डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स की बेसिस के ऊपर आपकी रीट्रांसमिशन होती कैसे है। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिट का मैकेनिज्म है वो। ठीक है, अब इससे आगे ये लिखा हुआ है जनाब कि लेट्स इनिशियली कंसिडर सिंप्लीफाइड टीसीपी सेंटर, इग्नोर द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक है, अगर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स की को अगर हम इग्नोर करें तो रीट्रांसमिशन हमारी सिर्फ एक ही बेसिस के ऊपर हो रही है, और वो हमारे पास जो बेसिस है वो ये है कि आपका टाइम आउट इवेंट जनरेट हो गया है, यानी कि टाइमर एक्सपायर हो गया, और टाइमर एक्सपायर होने की बेसिस के ऊपर आपको बेसिकली रीट्रांसमिशन करनी पड़ रही है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल क्योंकि अभी हम लोगों ने कवर अप नहीं किया तो इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे और इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास सेंडर साइड के ऊपर यूजुअली क्या होता है, सेंडर साइड के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर वेट कर रही होती है कि एप्लीकेशन लेयर से मेरे पास डेटा पहुंचे तो मैं इससे आगे कोई काम करूं। क्या ख्याल है?
ये तो हम लोग RDT 1.0 से ही देख रहे हैं कि इट वेट्स फॉर द कॉल फ्रॉम अबव। ठीक है, तो जैसे ही डेटा एप्लीकेशन लेयर से रिसीव होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली एक सेगमेंट क्रिएट करती है और उस सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर लगा दिया जाता है। अब वो सीक्वेंस नंबर TCP के केस में हमारा बाइट स्ट्रीम का सीक्वेंस नंबर होगा। जिस तरह अभी पीछे बात की थी कि अगर 5 बाइट्स हैं, सीक्वेंस नंबर 0, बाइट नंबर 0 से हमारे पास डेटा स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, 5 बाइट्स हैं, तो सीक्वेंस नंबर 0 होगा और साथ ये बताया जाएगा कि इसमें 5 बाइट्स इस सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं, विच आर बाइट नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और इसको ट्रांसमिट करने के बाद टाइमर को चला दिया जाएगा अगर टाइमर नहीं चल रहा। ठीक है, अगर तो टाइमर नहीं चल रहा तो टाइमर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और टाइमर किस तरह से होगा, काइंड ऑफ लाइक जिस तरह गो बैक एन के अंदर बात करते थे कि जो ओल्डेस्ट पैकेट है, वो ओल्डेस्ट पैकेट जो कि अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया गया, उसका टाइमर आप मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो उसका टाइमर आप मेंटेन करेंगे। और अगर तो आप जो डेटा सेंड कर रहे हैं, जो अभी सेगमेंट क्रिएट करके जब आप सेंड कर रहे हैं, अगर ये आपका ओल्डेस्ट पैकेट है, इससे पहले आपके सारे के सारे पैकेट्स ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुके हुए हैं, तो आप सेंड करते हुए इसका टाइमर भी साथ स्टार्ट कर देंगे एंड देन यू विल वेट फॉर द टाइमर का टाइम आउट इंटरवल। अगर तो टाइम आउट इंटरवल के एक्सपायर या टाइमर के एक्सपायर होने तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो आप यही सीक्वेंस नंबर वाला जो बाइट स्ट्रीम वाला आपका जो सेगमेंट है, आप उसको रीट्रांसमिट कर दोगे। ठीक है, तो टाइम आउट के केस में क्या होगा, आपने सेगमेंट को दोबारा से रीट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ये वो सेगमेंट होगा जिसका आपने टाइमर मेंटेन किया हुआ था और मेंटेन किया हुआ जो टाइमर है वो एक्सपायर हो गया हुआ था। अब जब रीट्रांसमिट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव टू रीट्रांसमिट और रीस्टार्ट दैट टाइमर। ठीक है, तो टाइमर को आप रीस्टार्ट कर दोगे रीट्रांसमिशन के बाद। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने के केस में आप लोग बेसिकली ये देखेंगे कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो प्रीवियसली अनएक्नॉलेज सेगमेंट्स की है या नहीं। ठीक है, अगर तो वो जो एक्नॉलेजमेंट आपने रिसीव की है वो प्रीवियसली अनएक्नॉलेज सेगमेंट्स की है, तो आप अपनी विंडो के अंदर आप अपने पास ये देखेंगे कि किस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट है और आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि जनाब इसकी मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई है। इफ़ दैट वाज द ओल्डेस्ट पैकेट जिसकी एक्नॉलेजमेंट आपने रिसीव की है, तो आपके पास उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, आपने उसका टाइमर बंद कर देना है। और उसके बाद जो सबसे पुराना, उसके बाद अब जो सबसे पुराना वाला जो पैकेट है आपका सेगमेंट है, आप उसका टाइमर अब आप मेंटेन करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से गो बैक एन के अंदर किया जाता था। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें, कोई इशू हुआ तो पूछ लीजिएगा मुझसे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रीट्रांसमिशन सिनेरियोज की एक टाइमिंग डायग्राम के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़रा क्लैरिटी भी हो जाएगी कि एक्चुअली आपके सीक्वेंस नंबर्स और एक्नॉलेजमेंट्स होती किस तरह से हैं। तो यहाँ पे होस्ट ए और होस्ट बी आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पहला सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे जब एक्नॉलेजमेंट आपके होस्ट बी ने उसे सेंड की है तो वो आपकी गुम गई। ठीक है, होस्ट ए ने सबसे पहले जो डेटा सेंड किया था, जो सेगमेंट सेंड किया था, उसका सीक्वेंस नंबर उसने बताया था कि सीक्वेंस नंबर ये 92 है और इस सीक्वेंस नंबर 92 वाला जो सेगमेंट है इट हैज़ 8 बाइट्स ऑफ डेटा। तो इसका मतलब है कि जो डेटा है वो 92nd बाइट है, 93rd, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99। तो 92 बाइट्स ऑनवर्ड्स 8 बाइट्स ऑफ डेटा इसके पास है 99th बाइट तक। ठीक है, ये रिसीव कर लिया होस्ट बी ने सक्सेसफुली। अब ये जो इसने सेगमेंट सेंड किया था होस्ट ए ने, तो उसने उसके बाद उसका टाइमर चला दिया था और टाइमर चलाने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट का वो वेट करना शुरू हो गया था। होस्ट बी ने उस सेगमेंट को रिसीव किया, तो अब इसने 99 बाइट्स तक का डेटा रिसीव कर लिया हुआ है। तो एक्नॉलेजमेंट क्या देगा टीसीपी के केस में, ये एक्नॉलेजमेंट देगा कि आई हैव रिसीव्ड 99 बाइट्स ऑफ डेटा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द बाइट नंबर 100, सो द एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी 100। ठीक है, अब इसने ये एक्नॉलेजमेंट तो सेंड की, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज कि ड्यू टू सम ABC रीजंस ये एक्नॉलेजमेंट आपकी लॉस्ट हो गई और ये आपके होस्ट ए तक नहीं पहुंची। ठीक है, होस्ट ए वेट करता रहा कि एक्नॉलेजमेंट मुझे मिलेगी।
अनफॉर्चुनेटली ये आपकी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से ये एक्नॉलेजमेंट आप तक नहीं पहुंची। तो होस्ट ए अब क्या करेगा, होस्ट ए का टाइमर जो है वो इवेंचुअली एक्सपायर हो जाएगा, और टाइमर एक्सपायर होने के बाद टाइम आउट का इवेंट जनरेट होगा और वो उसको रीट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे जब वो रीट्रांसमिट कर रहा है तो रीट्रांसमिट करने के बाद होस्ट बी के पास दोबारा से वही वाला सेगमेंट आया। अब इसने देखा कि यार ये सीक्वेंस नंबर 92 वाला तो सेगमेंट मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ और उसको प्रोसेस भी कर चुका हूँ, तो ये तो मेरे पास डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट के केस में वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और डिस्कार्ड करने के बाद वो उसकी दोबारा से एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। सो दिस इज़ हाउ लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट सिनेरियो वर्क्स। तो इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आपका टाइम आउट प्री मेच्योरली हो जाए तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है। सेंड बेस अब हमारे पास होस्ट ए से होस्ट बी की 92 की थी, ठीक है। सेम केस, सीक्वेंस नंबर 92 वाला सेगमेंट उसने प्रिपेयर किया, उसके अंदर 8 बाइट्स ऑफ डेटा था। तो 92 से लेके 99 तक की जो आपके पास बाइट नंबर 99 तक का जो डेटा था वो सीक्वेंस नंबर 92 के सेगमेंट के अंदर था। होस्ट बी ने उसे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद होस्ट बी ने उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी, एक्नॉलेजमेंट नंबर 100। अब इसका मतलब क्या है कि होस्ट बी हैज़ रिसीव्ड up till 99 bytes of data and is expecting byte number 100 onwards, ठीक है। अब ये एक्नॉलेजमेंट तो ये सेंड कर रहा है। मीनवाइल होस्ट ए ने सबसे पुराने वाला जो टाइमर था वो उसने चला दिया। सबसे पुराने वाला जो सीक्वेंस नंबर है वो 92 वाला है, तो वो एक ही टाइमर को मेंटेन कर रहा है। सीक्वेंस नंबर 92 के सेगमेंट के टाइमर को मेंटेन किया जा रहा है इस टाइम पे। 92 वाले सीक्वेंस नंबर के बाद अब इसने अगला सीक्वेंस नंबर जो है वो सेंड करना है या अगला सेगमेंट सेंड करना है। 92 से लेके 99 तक की बाइट स्ट्रीम तो वो ऑलरेडी सेंड कर चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगला जो सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा दैट विल बी 100। तो इट मीन्स कि 100th बाइट ऑनवर्ड्स इसके अंदर डेटा होगा। डेटा आपका 8 बाइट भी हो सकता है, 10 बाइट भी हो सकता है। हमारी एग्जांपल के अंदर आपके पास यहाँ पे डेटा 20 बाइट्स का है। तो इसका मतलब है कि बाइट नंबर 100 से लेके बाइट नंबर 119 तक का डेटा इस सेगमेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये जब आपका सेगमेंट सीक्वेंस नंबर 100 वाला होस्ट बी के पास पहुंचेगा तो होस्ट बी इसकी भी एक्नॉलेजमेंट करेगा, और इसकी एक्नॉलेजमेंट करने का मतलब क्या होगा कि इसने बाइट नंबर 119 तक सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है, और ये आगे फर्दर में जो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में वो आपका बाइट नंबर 120 ऑनवर्ड्स का डेटा है, ठीक है। अब ये दोनों एक्नॉलेजमेंट्स इसने होस्ट बी ने सेंड कर दी हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सेंडर साइड के ऊपर क्या हो रहा है कि वक्त से पहले ही आपका ये जो टाइम आउट है ये आपका इवेंट जनरेट हो गया, यानी कि टाइमर आपका एक्सपायर हो गया। टाइमर एक्सपायर होने के केस में क्या हुआ, टाइमर एक्सपायर होने के केस में उसने देखा कि अच्छा 92 जो ओल्डेस्ट पैकेट है उसका टाइमर एक्सपायर हो गया है, तो लेट्स रीट्रांसमिट दैट पैकेट जिसका टाइमर एक्सपायर हुआ है, ठीक है। और उसने उसको रीट्रांसमिट किया और दोबारा से उसका टाइमर चला दिया। अब ये वाला पैकेट जो रीट्रांसमिट हुआ था ये होस्ट बी के पास पहुंचा, और होस्ट बी ने अब इसकी एक्नॉलेजमेंट करनी है। अब होस्ट बी के पास जैसे ही ये वाला सेगमेंट पहुंचा सीक्वेंस नंबर 92 वाला, तो इसने देखा कि ये तो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ, तो ये तो एक डुप्लीकेट पैकेट है। तो डेफिनेटली इस पैकेट को आप क्या करेंगे, होस्ट बी इसको डिस्कार्ड कर देगा और अब एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट के अंदर वो ये बताएगा कि वो सक्सेसफुली कहाँ तक सक्सेसफुली रिसीव कर चुका हुआ है। तो हमारा होस्ट भी इन दिस सिनेरियो बाइट नंबर 119 तक या 119 नंबर बाइट तक सक्सेसफुली रिसीव कर चुका हुआ है। तो ये अब इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर 100 नहीं सेंड करेगा इस केस में, ये इसको कहेगा कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्नॉलेज आपके पास जो डेटा अगला आएगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 120 या बाइट नंबर 120 से ऑनवर्ड्स होगा। तो बाइट नंबर 120 से ऑनवर्ड्स का डेटा ये एक्सपेक्ट कर रहा है होस्ट भी, तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट भी इसकी क्या होगी, 120 की होगी, ठीक है। तो अब ये देखें कि सेंड बेस जो है वो कहाँ से कहाँ पे आपके पास आ रही है। सेंड बेस स्टार्ट में होस्ट ए पे 92 पे थी,
ठीक है, टाइमर एक्सपायर हो गया, उसने रीट्रांसमिट कर दिया। मीनवाइल रीट्रांसमिशन के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर 100 मिल गई। तो ये जो सेंड बेस है ये आपके पास होस्ट ए की, ये सेंड बेस इज़ द स्टार्ट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो सेंड बेस इसकी मूव हो गई 100 पे, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर 120 मिल गई। वो 120 के बाद उसकी सेंड बेस जो है वो आपकी 120 के ऊपर चली गई। ठीक है, तो सेंड बेस आपकी साथ साथ इसी तरह से मूव होती जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके रीट्रांसमिशन के सिनेरियोज में क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट में अगर एक आधी एक्नॉलेजमेंट आपकी मिस भी हो जाती है, सेंडर तक नहीं भी पहुँचती, और दूसरी वाली एक्नॉलेजमेंट पहुँच जाती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आपकी जो होस्ट ए है वो अपनी विंडो को रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, अब इस केस में भी सेम वही हो रहा है, उसने सीक्वेंस नंबर 92 विद 8 बाइट्स ऑफ डेटा सेंड किया। ठीक है, जिसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर 100 थी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दैट गॉट लॉस्ट। और मीन टाइम उसने सीक्वेंस नंबर 100 विद 20 बाइट्स ऑफ डेटा का एक सेगमेंट सेंड किया। अब इसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर 120 बनती है, तो उसने वो भी सेंड की। टाइमर आपका चल रहा है सबसे पुराना वाला, और सबसे पुराना वाला जो टाइमर है वो क्या आपके पास सीक्वेंस नंबर 92 वाले सेगमेंट का है। अभी वो टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ। ठीक है, वो वेट कर रहा था आपका कि एक्नॉलेजमेंट कोई मिल जाए। एक्नॉलेजमेंट 100 तो मिली नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर 120 मिल गई। नाउ क्योंकि ये टीसीपी है, तो होस्ट ए को भी यही पता है कि मेरे पास जो भी एक्नॉलेजमेंट आएगी दैट विल बी अ क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट मिली उसको 120 की। तो जैसे ही उसे 120 की एक्नॉलेजमेंट मिली, तो होस्ट ए को ये पता चल गया कि होस्ट बी 119 नंबर बाइट तक सक्सेसफुली रिसीव कर चुका है, और होस्ट बी अब जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपका 120 बाइट नंबर से आगे का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसने फ़ौरन अपने आप को रेक्टिफाई किया, और रेक्टिफाई करने के बाद उसने क्या किया, उसने सीक्वेंस नंबर 120 के साथ 15 बाइट्स ऑफ डेटा सेंड कर दिया। अब बाइट नंबर 120 से लेके बाइट नंबर 134 तक जितनी भी बाइट्स हैं ये इस सेगमेंट के अंदर हैं। तो अब जो इसकी एक्नॉलेजमेंट है, जो कि यहाँ पे शो नहीं की हुई, दैट शुड बी द एक्नॉलेजमेंट नंबर 135। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक और चीज़ अब देखें, यहाँ पे अब आपको ये नहीं बताया हुआ कि अब आपका टाइमर कहाँ से मेंटेन होगा। तो 1 मिनट के लिए ज़रा इस पूरी डायग्राम को देखें और ये सोचें कि अब ओल्डेस्ट पैकेट मेरे पास कौन सा है। वंस द एक्नॉलेजमेंट नंबर 120 इज़ रिसीव्ड, 120 जैसी ही रिसीव हुई तो उसने रेक्टिफाई कर लिया, उसको ये पता चल गया कि सीक्वेंस 92 वाला सेगमेंट भी रिसीव कर चुका है होस्ट बी, और सीक्वेंस 100 वाला भी रिसीव कर चुका है होस्ट बी। ठीक है, तो अब उसने फिर एक पैकेट तैयार किया सीक्वेंस 120 वाला। नाउ द सीक्वेंस नंबर 120 वाला जो सेगमेंट है विद 15 बाइट्स ऑफ डेटा, दैट इज द ओल्डेस्ट पैकेट। तो आपकी सेंड बेस कहाँ पे आ गई है, आपके पास सेंड बेस आ गई है सीक्वेंस 120 के ऊपर। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर 120 के ऊपर जैसे ही अब आपके पास बेस आई, तो अब जो टाइमर अब आपका इसके बाद आपका मेंटेन होगा, दैट विल बी फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑनवर्ड्स। अब हम ये देखते हैं कि आपकी रिसीवर साइड के ऊपर जो एक्नॉलेजमेंट्स जनरेट होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, क्या इवेंट आपका रिसीवर के ऊपर अकर होता है, और उस इवेंट की बेसिस के ऊपर आपका रिसीवर क्या एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये समरी है, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं आपके रिसीवर साइड के ऊपर। पहला इवेंट है कि अराइवल ऑफ इन ऑर्डर सेगमेंट विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, यानी कि जो सेगमेंट है वो एक तो इन ऑर्डर है, वो रिसीव हुआ है, जो रिसीव होने वाला सेगमेंट है वो एक तो इन ऑर्डर था, और वो वही सीक्वेंस नंबर था जो आपका रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, और ऑल द डेटा अप टू दैट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर इज़ ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड, यानी इससे पीछे किसी और सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट आपकी पेंडिंग नहीं पड़ी हुई। तो ऐसे केस में आपका रिसीवर एक्शन क्या करता है टीसीपी का, वो एक्नॉलेजमेंट तो उसने अब देनी ही देनी है इसकी, क्योंकि इससे पीछे वाले तो सारे के सारे जो हैं वो ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुके हैं। तो अब उसने इस इन ऑर्डर जो सेगमेंट जो आपके पास एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर के साथ आया है, इसकी इसने एक्नॉलेजमेंट देनी है। तो एक्नॉलेजमेंट देने के लिए वो थोड़ा सा वेट करता है, इसको हम लोग कहते हैं डिलेड एक्नॉलेजमेंट। तो वो डिले जो होता है वो यूजुअली 500 मिली सेकेंड का या आधे सेकंड का होता है। आधे सेकंड के लिए वो वेट करता है कि शायद मेरे पास एक और पैकेट आ जाए, तो बजाय इसके कि मैं एक ही 2 डिफरेंट एक्नॉलेजमेंट सेंड करूं, कोशिश ये होती है कि अगर तो एक पैकेट
अगर तो एक सेगमेंट आया और विद इन द 500 मिली सेकेंड अगर आपके पास अगला सेगमेंट भी आ गया उससे अगला वाला, दैट इज इन ऑर्डर एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर वाला सेगमेंट, तो वो उन दोनों की एक्नॉलेजमेंट इकट्ठी सेंड करेगा क्योंकि क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है। और अगर तो कोई सेगमेंट नहीं आता उस आधे सेकंड या 500 मिली सेकंड के अंदर, तो 500 सेकंड वेट करने के बाद वो सिंपल उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है। ठीक है। अब ये जो मैंने अभी केस बताया ये आपका सेकंड के अंदर सेकंड रो जो है उसमें भी अब आपकी यही चीज़ है। सेकंड रो के अंदर भी वही है कि आपने जब रिसीवर साहब वेट कर रहे हैं कि एक सेगमेंट आए, वो सेगमेंट इन ऑर्डर सेगमेंट था, एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर के साथ था। ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर के साथ जो वो सेगमेंट आया उससे पहले वाले सेगमेंट की भी अभी एक्नॉलेजमेंट पड़ी हुई है, यानी कि वो 500 मिली सेकेंड वो वेट कर रहा था पुराना वाला। तो यानी विद इन 500 मिली सेकेंड्स मेरे पास दो सेगमेंट्स आ गए और दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो इन ऑर्डर थे और एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर वाले थे। अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा, अब ऐसे केस में सेकंड सेगमेंट को रिसीव करने के बाद वो दोबारा 500 मिली सेकेंड वेट नहीं करेगा, वो फौरन से एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा एंड दैट एक्नॉलेजमेंट विल बी द क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर सिंगल एक्नॉलेजमेंट फॉर बोथ ऑफ दीज सेगमेंट्स। ठीक है। तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरी के अंदर बेसिकली आपके पास यहाँ पे तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर एक ऐसा इवेंट क्रिएट हो, ऐसा इवेंट अकर हो कि जहाँ पे आपके पास आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट आ जाए। ठीक है। आप सेगमेंट वेट कर रहे थे लेकिन सेगमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अगला वाला सेगमेंट आपने पहले रिसीव कर लिया, तो इसका मतलब है कि गैप आ गया। अब गैप आने के केस में क्या होगा, गैप आने के केस में आप लोग एक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे और वो एक्नॉलेजमेंट होगी कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एज अ रिसीवर। तो रिसीवर लेट्स से कि रिसीवर वाज एक्सपेक्टिंग अ पैकेट और उस पैकेट से अगले वाला पैकेट आ गया है, तो वो पैकेट एक तो ये है कि आप डिपेंड करता है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें या आप उसको बफर कर लें। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एज अ नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपका जो इमीडिएटली सेंड कर दिया आपने डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, और उस डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपने ये इंडिकेट किया कि व्हाट सीक्वेंस नंबर यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एज अ रिसीवर। ठीक है। अब चौथा जो हमारे पास सिनेरियो है उसके अंदर ये है कि लेट्स से कि आपके पास एक सेगमेंट आया, अराइवल हुआ सेगमेंट का, और उस सेगमेंट ने बेसिकली वो गैप जो एक क्रिएट हुआ था वो फिल कर दिया। तो ऐसे केस में अब आप क्या करेंगे, अब आप जो सेगमेंट अभी आपने रिसीव किया है जो गैप फिल कर रहा है आप उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करेंगे। गैप फिल होने के बाद जितने भी मेरे पास सेगमेंट्स हैं उसकी एक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द सेगमेंट स्टार्ट्स एट द लोअर एंड ऑफ द गैप। ठीक है जी। जी, तो हम लोगों ने ये बात की थी जब वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपके पास रीट्रांसमिशंस कैसे होती हैं। तो वी वर डिस्कसिंग देयर आर टू मोड्स ऑफ रीट्रांसमिशन। द फर्स्ट मोड ऑफ रीट्रांसमिशन इज़ व्हेन द टाइमर एक्सपायर्स। तो टाइमर ने जब एक्सपायर होना है तब तो बेसिकली आपकी रीट्रांसमिशन होनी ही होनी है उस पैकेट की, क्योंकि टाइमर एक्सपायर होने के बाद द सेंडर कंसिडर्स कि जिस पैकेट का जिस सेगमेंट का टाइमर एक्सपायर हुआ है दैट इज़ लॉस्ट। ठीक है। तो ऐसे केस में रीट्रांसमिशन कर देते हैं। लेकिन यूजुअली होता ये है कि आपका जो टाइमर होता है दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग, और अगर तो टाइमर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपका जो रीट्रांसमिशन है दैट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। तो डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी रीट्रांसमिशन में। तो बजाय इसके कि मैं टाइमर का ही वेट करूं, इससे भी अगर जल्दी मैं अगर अपनी लॉस्ट को डिटेक्ट कर लेता हूं, जितनी जल्दी मैं लॉस्ट को डिटेक्ट करूंगा मेरे लिए उतना ही बेहतर है। ठीक है। तो लॉस्ट सेगमेंट को डिटेक्ट करने का एक और तरीका ये है कि मैं डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के थ्रू इसकी डिटेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है। तो आमतौर पे आपकी जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग ये देख लेते हैं कि लेट्स से कि अगर मेरे पास बार बार ये आ रही है, बार बार आ रही है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर 120, एक्नॉलेजमेंट नंबर 120, एक्नॉलेजमेंट नंबर 120, तो इट मीन्स कि आपका जो रिसीवर है दैट इज़ एक्सपेक्टिंग द बाइट नंबर 120 ऑनवर्ड्स डेटा। ठीक है।
तो बाइट नंबर 120 ऑनवर्ड्स डेटा वो अगर उस तक नहीं पहुंचा तो वो बार बार एक्नॉलेजमेंट नंबर 120 सेंड कर रहा है रिसीवर। तो ऐसे केस में इन डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका टाइमर एक्सपायर होने से पहले ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो सेगमेंट था दैट इज़ लॉस्ट। और इस लॉस्ट की केसेस में हमें डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स मिल रही हैं, तो इसलिए हम लोग रीट्रांसमिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन हमें ये कहता है कि अगर सेंडर कभी भी 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स एक ही डेटा की रिसीव करेगा, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स एक ही डेटा की कभी भी रिसीव करेगा, तो वो जो अनएक्नॉलेज्ड सेगमेंट है, ठीक है, उसको वो सेंड कर दे, रीट्रांसमिट कर दे। इसकी ज़रा आप अगली स्लाइड के अंदर जब टाइमिंग डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आपको टाइमिंग डायग्राम दिखाई जा रही है और टाइमिंग डायग्राम के अंदर आप ये देख रहे हैं कि होस्ट ए और होस्ट बी के दरमियान कम्युनिकेशन चल रही है। आपका पहला जो सीक्वेंस नंबर सेंड बेस के ऊपर था दैट वाज 92 विद 8 बाइट्स ऑफ डेटा। तो इस 8 बाइट्स ऑफ डेटा वाला जो आपका सेगमेंट है वो तो आप क्लियरली पहुंच गया है, बट अनफॉर्चुनेटली द सीक्वेंस नंबर 100, जो सेगमेंट सीक्वेंस 100 वाला था दैट कैरिड 20 बाइट्स ऑफ डेटा, वो आपका लॉस्ट हो गया है और उसकी वजह से डेफिनेटली आपका वो जो सीक्वेंस नंबर 100 वाला सेगमेंट है वो होस्ट बी तक नहीं पहुंचा। ठीक है, जब 92 सीक्वेंस नंबर वाला उसको मिला था होस्ट बी को, तो उसने उसकी क्या एक्नॉलेजमेंट सेंड की, उसके पास 8 बाइट्स ऑफ डेटा था, तो 92 बाइट नंबर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 अप टिल 99 बाइट इस सेगमेंट के अंदर मौजूद थे। तो होस्ट बी ने इसको एक्नॉलेज किया कि आई एम एक्सपेक्टिंग 100th बाइट ऑनवर्ड्स। तो ये पहली ओरिजिनल उसने एक्नॉलेजमेंट तो भेज दी और ये रिसीव करने के बाद उसकी सेंड बेस भी चेंज हो गई। सेंड बेस अब आपकी ओल्डेस्ट टाइमर के ऊपर चलेगी, दैट वाज बेसिकली सीक्वेंस नंबर 100। तो आपकी सेंड बेस अब 100 के ऊपर है और आपका जो टाइमर मेंटेन हो रहा है वो 100 का टाइमर मेंटेन हो रहा है, बट दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग। इसके बाद 3 सेगमेंट्स गए कोई भी सीक्वेंस नंबर के। जब भी आपके पास इसके बाद आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हुई तो उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है। और एक्नॉलेजमेंट क्या सेंड करता है टीसीपी? क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जहाँ तक कि वो डेटा रिसीव कर चुका हो। तो उसने पहला जो आउट ऑफ ऑर्डर था उसकी केस में भी क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर 100 सेंड की। तो इसका मतलब ये था कि तुमने मुझे ये डेटा तो सेंड कर दिया है, बट द रिसीवर इज़ बेसिकली एक्सपेक्टिंग 100th बाइट ऑनवर्ड्स। ठीक है, सेकेंड आउट ऑफ ऑर्डर के अंदर भी उसने एक एक् 100 सेंड की और थर्ड के अंदर भी उसने एक् 100 सेंड की। तो ये जैसे ही उसे 3 डुप्लीकेट्स या ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव हुई होस्ट ए को, तो होस्ट ए ने एज्यूम कर लिया कि आपका जो सीक्वेंस नंबर 100 वाला आपका जो सेगमेंट है दैट इज़ लॉस्ट। तो उसने उसको वहीं पे रीट्रांसमिट कर दिया इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द टाइमर टू एक्सपायर। ठीक है, तो सीक्वेंस 100 विद 20 बाइट्स ऑफ डेटा वो सेंड, और जैसे ही वो सेंड होगा तो आपकी रिसीवर बेस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब रिसीवर बेस बेसिकली आपकी, क्योंकि जो गैप है वो फिल हो गया, और गैप के फिल होने के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि अब जो एक्नॉलेजमेंट जाएगी वो आपकी एक्नॉलेजमेंट क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगी जहाँ तक का डेटा होस्ट भी ऑलरेडी अब रिसीव कर चुका है। ठीक है जी।